अब हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, पेज 622 सेक्शन 3 रीनल के पैथोलॉजी वाला सेक्शन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसमें मैसिव प्रोटीनूरिया होता है ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। इसमें जो आती हैं वो है मिनिमल चेंज डिजीज़, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी, अमाइलोइडोसिस एंड द डायबिटिक ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें मिनिमल चेंज डिजीज़ को। इट इज़ आल्सो नाउन एज लिपोइड नेफ्रोसिस, इसको लिपोइड नेफ्रोसिस भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा होने वाला जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन है। ये सारी की सारी इस समय नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रेजेंटेशंस हैं और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के डिफरेंट नेम्स हैं। तो मिनिमल चेंज डिजीज़ और ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस वगैरह जो हैं वो असल में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के नाम हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। इट इज़ ऑफन प्राइमरी आइडियोपैथिक but may be triggered by the recent infection, immunization and immune stimulus। तो इसमें जो है ये प्राइमरी भी हो सकती है। अगर ये प्राइमरी है तो ये आइडियोपैथिक है, यानी इसका कॉज नाउन नहीं है, लेकिन ये सेकेंडरी भी हो सकती है और इसकी रीज़न में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनाइजेशन हो सकता है, कोई इम्यून स्टिमुलस हो सकता है। रियली इट मे बी सेकेंडरी टू द लिम्फोमा की वजह से भी ये हो सकती है, बिकॉज साइटोकाइन मीडिएटेड डैमेज, क्योंकि लिम्फोमा में साइटोकाइन मीडिएटेड डैमेज हो रहा होता है। प्राइमरी डिजीज़ इज़ एक्सलेंट रिस्पॉन्स टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जो इसमें प्राइमरी डिजीज़ होगी उसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद है लाइट माइक्रोस्कोप। इसके लाइट माइक्रोस्कोप में जो है वो ग्लोमेरुलाई बिल्कुल नॉर्मल होंगे, इसी वजह से हम इसे मिनिमल चेंज डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्लोमेरुलाई के ऊपर कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रहा होता। इसी वजह से हम इसको जो है वो मिनिमल चेंज डिजीज़ कहते हैं। तो इसके जो ग्लोमेरुलाई है वो नॉर्मल नज़र आएंगे। लिपिड में भी सीन इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स, और इसी वजह से हम इसे लिपोइड नेफ्रोसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें लिपिड नज़र आ सकता है इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स। इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी इसकी बिल्कुल नेगेटिव है, कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें जो है वो फेसमेंट ऑफ द पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस मिलेगी। इसमें जो पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस हैं उनकी फेसमेंट हुई होगी। तो इसमें फेसमेंट ऑफ द पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस हो गया। फेसमेंट से मतलब है कि थिनिंग हो जाना या शॉर्टनिंग हो जाना, तो पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस की थिनिंग हो जाएगी या शॉर्ट हो जाएंगे। इसके बाद है द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, हाइयर प्रिवेलेंस इन ब्लैक पीपल है। ब्लैक पीपल में ये वाली सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कैन बी प्राइमरी यानी आइडियोपैथिक और सेकेंडरी टू दी अदर कंडीशंस है। तो ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकती है। सेकेंडरी कंडीशंस में आती हैं HIV इन्फेक्शन, सिकल सेल डिजीज़, हेरोइन यूज़, ओबेसिटी, इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट और कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस है। तो इसमें ये HIV इन्फेक्शन और हेरोइन यूज़ ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। HIV इन्फेक्शन जो है और हेरोइन यूज़ है। इसके अलावा जो इसमें ड्रग से हो रही है वो इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन के ट्रीटमेंट से हो सकती है। सिकल सेल डिजीज़ और कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस जो हैं ये भी मिलती हुई चीज़ें हैं। तो इसमें जो डिफरेंट चीज़ है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी और ब्लैक पीपल वाली चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। प्राइमरी डिजीज़ हैज़ इनकन्सिस्टेंट रिस्पॉन्स टू स्टीरॉयड्स, तो इसमें यह है कि ये प्राइमरी जो है वो इसमें जो डिजीज़ है उसका रिस्पॉन्स टू स्टीरॉयड्स जो है वो अच्छा नहीं है, इनकन्सिस्टेंट रिस्पॉन्स है। मे प्रोग्रेस टू द क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तक भी जा सकती है। जब हम इसके लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें सेगमेंटल स्क्लेरोसिस और हेलिनोसिस नज़र आएगा, जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है। तो इसी वजह से यही चीज़ हमें इसके लाइट माइक्रोस्कोप में भी मिलेगी। इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो ऑफन नेगेटिव है, यानी कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी, बट मे बी पॉजिटिव फॉर द नॉन स्पेसिफिक फोकल डिपॉजिट्स ऑफ द IgM C3 एंड C1। तो इसमें जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस है वो वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि उसमें हमें कुछ फोकल डिपॉजिट्स मिल सकते हैं IgM के, C3 और C1 के। ठीक है, IgM C3 और C1 के फोकल डिपॉजिट्स मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसमें भी हमें अफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस मिलेगी, सिमिलर टू द मिनिमल चेंज डिजीज़। तो इसमें फ़र्क ये है कि एक तो इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में हमें सेगमेंटल स्क्लेरोसिस और हेलिनोसिस मिल रही है, और दूसरा इसके सेकेंडरी रिस्क फैक्टर्स बहुत डिफरेंट हैं मिनिमल चेंज डिजीज़ से। और तीसरा इसमें ये भी है कि इसमें जो है वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स भी मिल सकती हैं,
जबकि मिनिमल चेंज डिजीज़ में हमें बिल्कुल भी इम्यूनोफ्लोरेसेंस में कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी। और एक इसमें जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इसकी प्राइमरी डिजीज़ जो है वो स्टीरॉयड्स को रिस्पॉन्स नहीं करेगी, जबकि मिनिमल चेंज डिजीज़ की प्राइमरी डिजीज़ जो है वो बहुत ही एक्सलेंट रिस्पॉन्स शो करेगी टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। Membranous nephropathy is also called the membranous glomerular nephritis. It can be primary, for example, antibodies to the phospholipase A2 receptors. अच्छा, अभी ऊपर जो दो पढ़ी हैं उसमें जो प्राइमरी है वो आइडियोपैथिक है, लेकिन इसमें प्राइमरी की रीज़न बताई हुई है। इसमें एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर के अगेंस्ट एंड सेकेंडरी टू दी ड्रग्स है, और ये ड्रग्स की वजह से सेकेंडरी हो सकती है इन्फेक्शंस की वजह से। तो ड्रग्स में आते हैं एनसेड्स और पेनिसिलामीन और गोल्ड। एनसेड, पेनिसिलामीन और गोल्ड। इन्फेक्शंस में आते हैं HBV, HCV, साइफिलिस। तो ये वाले इन्फेक्शंस की वजह से और SLE और सॉलिड ट्यूमर्स की वजह से ये हो सकती है। इंक्रीज रिस्क फॉर द थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, इसमें इंक्रीज रिस्क फॉर द थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, फॉर एग्जांपल डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एंड द रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। प्राइमरी डिजीज़ हैज़ पुअर रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड्स, इसमें भी प्राइमरी डिजीज़ का रिस्पॉन्स स्टेरॉइड्स के साथ ठीक नहीं है। मे प्रोग्रेस टू द क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तक जा सकती है, लेकिन ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क भी बढ़ाती है। लाइट माइक्रोस्कोप में नजर आएगा डिफ्यूज कैपिलरी एंड द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग। तो इसमें डिफ्यूज थिकनिंग हुई होगी कैपिलरीज की और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ग्लैंडुलर पैटर्न नजर आएगा ड्यू टू द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पाइक एंड डॉम अपीयरेंस ऑफ द सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स नजर आएगी। स्पाइक एंड डॉम अपीयरेंस ऑफ द सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स। अमाइलोइडोसिस, amyloidosis kidney is the most commonly involved organ, that is systemic amyloidosis. Systemic amyloidosis में जो सबसे ज़्यादा commonly involved organ है वो है kidney, associated with the chronic condition that predispose to the amyloid deposition. ठीक है, it is associated with chronic conditions. तो जो कंडीशन जो है वो माइलो डिपोजिशन तक हमें पहुंचा सकती हैं, उसके साथ ये एसोसिएटेड है। जब भी कभी ये सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस होती है तो किडनी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला ऑर्गन होता है। तो इस वजह से ये जो ऐसी क्रॉनिक कंडीशन जो हमें अमाइलो डिपोजिशन तक पहुंचा सकती हैं, तो उसमें ये चीज़ हो रही होती है, अमाइलोइडोसिस किडनी की हो रही होती है। इससे एग्जांपल्स में है AL अमाइलॉइड, AA अमाइलॉइड एंड प्रोलॉन्ग्ड डायलाइसिस। लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि कोंगो रेड स्टेन शोज द एप्पल ग्रीन बाय रिफ्रिंजेंस अंडर पोलराइज्ड लाइट ड्यू टू द अमाइलो डिपोजिशन इन द मेसेंजियम। इसका मतलब ये है कि जब ये कोंगो रेड स्टेन यूज़ करेंगे तो एप्पल ग्रीन बाय रिफ्रिंजेंस नज़र आएगी, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट के अंडर ड्यू टू द अमाइलो डिपोजिशन, क्योंकि अमाइलो डिपोजिशन हो रही होगी इन द मेसेंजियम के अंदर अमाइलो डिपोजिशन होने की वजह से एप्पल ग्रीन बाय रिफ्रिंजेंस हमें नज़र आएगी कोंगो रेड स्टेन में। लाइट माइक्रोस्कोप फाइंडिंग है। डायबिटिक ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एंड स्टेज रीनल डिजीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है। हाइपरग्लाइसीमिया, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स। तो इससे पहले कि हम डायबिटिक ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी को देखें तो इसमें जो AL अमाइलॉइड है ना, इसको हम कहते हैं द अमाइलॉइड लाइट चेन। ये अमाइलॉइड लाइट चेन होता है, और जो AA अमाइलॉइड है ये अमाइलॉइड A होता है। तो जब इनकी डिपोजिशन होगी तब उस टाइम पे किडनी जो है वो इन्वॉल्व होने लगेगा और उसमें अमाइलोइडोसिस हो जाएगी, और तब हमें ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये वाली फाइंडिंग मिलेगी कोंगो रेड स्टेन को यूज़ करने के बाद। इसमें अब ये है डायबिटिक ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी की जो है वो दो रीजंस बनती हैं। एक तो ये है कि इसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा यानी ग्लूकोज की जो लेवल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स होगी। तो जो टिश्यू के प्रोटीन्स हैं उसकी नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन हो जाएगी। तो जब वो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन होगी तो मेसेंजियल की एक्सपेंशन हो जाएगी, यानी मेसेंजियल का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक तो ये हाइपरग्लाइसीमिया से होने वाली सारी चेंजेस हैं। फिर एक है हाइपर फिल्ट्रेशन, ये तब हो सकती है कि अगर ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन हो जाए या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाए। इन दो वजूहात से जो है वो हाइपर फिल्ट्रेशन हो रही होगी। तो जब होगी हाइपर फिल्ट्रेशन तो ग्लोमेरुलर हाइपरट्रॉफी होगी, यानी कि ग्लोमेरुलर इसमें अपना जो सेल्स हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और ग्लोमेरुलर स्कैरिंग होगी,
जिसको हम ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो ये फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द नेफ्रोपैथी यानी मज़ीद डैमेज आ जाएगा। लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मसिंजल एक्सपेंशन नज़र आएगी, यानी मसिंजल का साइज़ ज़्यादा हुआ होगा और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हुई होगी। और योसिनोफिलिक नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इसमें यह होगा कि कुछ नोड्यूल्स बने होंगे जिनके अंदर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होगी और वो योसिनोफिलिक होंगे, यानी बिल्कुल पिंक कलर के होंगे। इनको हम कहते हैं द किमर स्टील विल्सन लीजन्स। तो आप सबसे पहले ये डायग्राम्स को देख लेते हैं। ये ए में इन्होंने हमें क्या शो किया हुआ है, ये फेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस शो किया हुआ जो मिनिमल चेंज डिजीज़ में हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फाइंडिंग है। तो यहाँ पे इन्होंने जो हमें शो किया हुआ है वह फेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फाइंडिंग इन द मिनिमल चेंज डिजीज़ है। इसके बाद देखते हैं बी में इन्होंने हमें फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप की फाइंडिंग यानी सेगमेंटल स्क्लेरोसिस और हेलिनोसिस शो की हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एकदम से वैसे तो सारा स्ट्रक्चर जो है वो पिंक और वाइट कलर का है, लेकिन एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर इकट्ठा हुआ है और इसके बीच में पर्पल भी है। तो पर्पल डॉट्स हैं और वाइट भी, यानी कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा सा ये इकट्ठा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं स्क्लेरोसिस, सेगमेंटल स्क्लेरोसिस एंड हेलिनोसिस, जो हमें मिलती है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की लाइट माइक्रोस्कोप फाइंडिंग में। इसके बाद हम देखते हैं ये सी में इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। सी में इन्होंने हमें दिया हुआ है डिफ्यूज कैपिलरी एंडोग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, जो हमें मिलेगी मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी में। तो ये जो सी वाली डायग्राम है इन्होंने हमें इसमें कैपिलरी की थिकनिंग दी हुई है और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग दी हुई है, जो हमें मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी में मिलेगी। इसमें हम देखते हैं कि जो पिंक और ब्लू सा स्ट्रक्चर है इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा थिकनिंग सी हुई है एज़ कम्पेयर टू बी वाला स्ट्रक्चर। बी वाले और सी वाले में ये फ़र्क है कि सी वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस किस्म का है और बी वाला जो स्ट्रक्चर है वो उसमें जो डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद ये डी में हम देखते हैं तो ये किमर स्टील विल्सन लीजन्स हैं, योसिनोफिलिक नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस जो हमें मिलती है डायबिटिक ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी में। तो यहाँ पे इन्होंने ये पिंक से लीजन शो किए हुए हैं। इनमें कोई पर्पल कलर नहीं है, इनमें बस जो है वो पिंक कलर है और इनके जो इर्द गिर्द जो डॉट्स हैं वो भी रेड कलर के हैं। तो इसमें कोई पर्पल कलर नहीं होगा, ये पूरी तरह से पिंक होंगे। इसके ऊपर कुछ नोड्यूल्स बने हुए हैं जो रेड कलर के हैं। तो ये ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हुई है और ये हमें मिलती है इन द डायबिटिक ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी में। इसके बाद हम देखते हैं किडनी स्टोन्स। तो उसके बाद हम देखते हैं किडनी स्टोन्स कैन लीड टू द सीवियर कॉम्प्लिकेशन सच एज द हाइड्रोनेफ्रोसिस, पायलोनेफ्राइटिस एंड द एक्यूट किडनी इंजरी। तो जो किडनी स्टोन्स हैं वो हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तक लेकर जा सकते हैं। उनमें एक हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब ये है कि रीनल पेल्विस और रीनल कैलसिस वगैरह की जो है वो डिस्टेंशन हो जाती है। पायलोनेफ्राइटिस जो है वो किडनी के इन्फेक्शन को कहते हैं और एक्यूट किडनी इंजरी जो है वो नाम से चल रहा है कि किडनी की एक एक्यूट इंजरी हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स प्रेजेंट्स विद द यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस। तो जब स्टोन्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं तब ये प्रेजेंट करते हैं विद द यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस। जो फ्लैंक है उसकी एक साइड पर जो है 2 फ्लैंक्स होती हैं ना, तो एक यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस होगी। जिस साइड पर स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हुआ होगा उसी साइड पे फ्लैंक की टेंडरनेस हो जाएगी। कॉलिक की पेन होगी, यानी बहुत ही सिवियर किस्म की ये पेन होती है रेडिएटिंग टू द ग्रोइन, और ग्रोइन तक ये रेडिएट कर रही होती है। हीमाटूरिया यानी कि ब्लड आएगा यूरिन में। ट्रीट एंड प्रिवेंट बाय एनकरेजिंग द फ्लूइड इनटेक, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एनकरेजिंग द फ्लूइड इनटेक। रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स, आई कांट सी यू। रेडियोल्यूसेंट स्टेन्स का मतलब है वो स्टोन्स जो हमें एक्सरेज में नज़र नहीं आएंगे। दीज स्टोन्स आर ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेज। इसमें एक तो सिस्टीन है और एक यूरिक एसिड है। तो सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम में यहाँ पे आते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये 2 किस्म के स्टोन्स यहाँ पे आते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होंगे तो उस टाइम पे हाइपोसिट्राटूरिया यानी कि यूरिन के अंदर सिट्रेट जो है वो कम हो जाएगा और ये एक्सरे में ये रेडियो ओपैक है, यानी कि ओपैक किस्म की ये नज़र आएंगे इन दी एक्सरेज। और सीटी फाइंडिंग्स में भी ये रेडियो ओपैक है,
यूरिन क्रिस्टल्स है, दे आर शेप्ड लाइक एनवेलप, ये एनवेलप की तरह के होंगे, और डम्बल की, ये दो तरह की फॉर्म्स में ये हो सकते हैं। कैल्शियम स्टोन्स आर मोस्ट कॉमन जो है वो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं 80%। कैल्शियम ऑक्सलेट आर मोर कॉमन दैन द कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स कैल्शियम फॉस्फेट से भी ज़्यादा कॉमन है। दे कैन रिजल्ट फ्रॉम द इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एक एंटी फ्रीज है, इथाइलिन ग्लाइकोल के इंजेक्शन से हो सकते हैं। विटामिन सी ओवर यूज़, हाइपोसिट्राटोरिया की वजह से हो सकते हैं, एसोसिएटेड विद डिक्रीजिंग यूरिन पीएच, और अगर हाइपोसिट्राटोरिया की वजह से होंगे तो यूरिन पीएच जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। मेल अब्जॉर्प्शन की वजह से भी हो सकती हैं, जो कि हमें क्रॉन डिजीज़ में नज़र आती है। ट्रीटमेंट हम इसके कर सकते हैं थायाजाइड से, सिट्रेट से और लो सोडियम डाइट से। ठीक है, सिट्रेट से, लो सोडियम डाइट से और थायाजाइड से। उसके बाद आता है द कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें इंक्रीज इन पीएच है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट में जो है वो हमने देखा था कि डिक्रीज इन पीएच हो रहा था हाइपोसिट्राटोरिया की वजह से, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट में इंक्रीज इन पीएच है। ये भी रेडियो पैक होते हैं, एक्सरेज में भी और सीटी फाइंडिंग्स में भी। इनकी जो शेप है वो एक वेज शेप्ड प्रिज्म जैसी है। ट्रीटमेंट हम इनकी कर सकते हैं वही थायाजाइड से, जो हमने ऊपर भी यूज़ किया, लो सोडियम डाइट से। तो दोनों के ट्रीटमेंट एक तरह से सेम बन रही है, बस एक फ़र्क है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स में हम सिट्रेट को यूज़ कर रहे हैं इन द ट्रीटमेंट, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट में हम यूज़ नहीं कर रहे सिट्रेट को। थायाजाइड्स और लो सोडियम डाइट को हम दोनों में यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, AMP। ठीक है, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसको स्ट्रू वाइट भी कहते हैं। इन्होंने भी पीएच को इंक्रीज़ कर देना है। ये भी रेडियो पैक होते हैं, बहुत इन एक्सरेज एंड द सीटी फाइंडिंग्स है। इनकी शेप जो है वो एक कफिंग के लिड की तरह की होती है, इस वजह से इनको सार्कोफेगस भी कहते हैं। कफिंग के लिड जैसी इनकी शेप होती है। दे अकाउंट फॉर 15% ऑफ स्टोन्स। 15% ऑफ स्टोन्स जो है वो अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट यानी स्ट्रू वाइट होते हैं। दे आर कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन की वजह से होते हैं विद यूरेज पॉजिटिव बग्स। ठीक है, यूरेज पॉजिटिव बग्स की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये स्टोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटियस मिराबिलिस, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस एंड क्लेब्सियला दैट हाइड्रोलाइज यूरिया टू अमोनिया। ठीक है, तो यूरेज पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं उनमें प्रोटियस मिराबिलिस है और स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है और एक इसमें क्लेब्सियला है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने यूरिया को हाइड्रोलाइज कर देना है टू अमोनिया, तो उसकी वजह से यूरिन एल्केनिलाइजेशन होगी। तो उस यूरिन एल्केनिलाइजेशन होने की वजह से ही यूरिन की पीएच इसमें इंक्रीज़ कर रही होती है। कॉमनली फॉर्म स्टैगोन कैलकुलाई, इनसे भी जो एक और कैलकुलाई बनता है उसको हम कहते हैं स्टैगोन। ट्रीटमेंट, इरेडिकेशन ऑफ द अंडरलाइंग इन्फेक्शन। सबसे पहले तो हमें अंडरलाइंग इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से ये स्टोन बन रहे हैं, और सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन, उसके बाद हम रिमूवल ऑफ स्टोन कर देंगे। यूरिक एसिड, क्योंकि ये एक एसिड है तो इसने यूरिन पीएच को डिक्रीज़ कर देना है। ये रेडियो ल्यूसेंट होता है जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, और सीटी फाइंडिंग में ये विजिबल होगा। ठीक है, ये रेडियो पैक नहीं होगा, ये विजिबल होगा। तो रोम्बॉइड और रोजेट्स, इनकी शेप जो है वो रोम्बॉइड और रोजेट्स की तरह होती है। अबाउट 5% ऑफ ऑल स्टोन्स, ये सिर्फ 5% ऑफ ऑल स्टोन्स। रिस्क फैक्टर्स इनका है डिक्रीज इन द यूरिन वॉल्यूम, अगर यूरिन वॉल्यूम कम हो गया है, या एरिड क्लाइमेट्स हैं एंड एसिडिक पीएच है, इन सारी चीज़ों से जो है वो यूरिन स्टोन्स बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया के साथ ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, जो कि हमें गाउट में नज़र आती है। ऑफन सीन इन डिजीज़ विद द इंक्रीज इन सेल टर्नओवर, जो डिजीज़ इंक्रीज सेल टर्नओवर करवाती हैं वो भी एक तरह से हाइपरयूरिसीमिया करवा सकती हैं, तो इस वजह से ये उनके साथ भी मिल सकती हैं, जैसे लुकेमिया है। ट्रीटमेंट जो है वो एल्केनिलाइजेशन ऑफ यूरिन करेंगे हम, और एलोप्यूरिनॉल देंगे। तो इसमें जो है वो यूरिन पीएच कम हो रही है तो हम जो है वो एल्केनिलाइजेशन ऑफ यूरिन करेंगे और साथ में एलोप्यूरिनॉल देंगे। एलोप्यूरिनॉल जो है वो गाउट की ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर रहे होते हैं। सिस्टीन ने भी पीएच को डिक्रीज़ करना है। ये हमें एक्सरेज में फेंटली रेडियो पैक है, ये फेंटली रेडियो पैक है, या फिर इसको रेडियो ल्यूसेंट भी काउंट कर लेते होते हैं। और सीटी फाइंडिंग्स में ये मॉडरेटली रेडियो पैक है। तो एक तरफ ये फेंटली रेडियो पैक है, फिर एक तरफ ये मॉडरेटली रेडियो पैक है, यानी कि दोनों तरफ एक तरह का ही है। इसकी शेप जो है वो हेक्सागोनल है।
हेरेडिटी दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन इन विच सिस्टीन रीअब्जॉर्बिंग पीसीटी ट्रांसपोर्टर लूजेस फंक्शन कॉजिंग सिस्टीनूरिया। तो इसमें जो है ये जो रीज़न बनती है वो इसकी हेरेडिटरी होती है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। इसमें ये होता है कि जो सिस्टीन रीअब्जॉर्ब करने वाला ट्रांसपोर्टर होता है जो कि प्रॉक्सिमल कॉम्युलेटेड टब्यूल में होता है वो अपना फंक्शन लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से यूरिन में बहुत ही ज़्यादा सिस्टीन आने लगता है। ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट आल्सो रिजल्ट्स इन द पुअर रीअब्जॉर्प्शन। और ये जो ट्रांसपोर्टर है इसका जो डिफेक्ट है उसकी वजह से हमारे ऑर्निथीन, लाइजीन और आर्गिनिन इन सारों के रीअब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट हो जाती है। सिस्टीन इज पुअरली सोलुबल दस स्टोन्स फॉर्म इन यूरिन। इसलिए कि जब सिस्टीन एक दफ़ा यूरिन में आ जाता है तो ये पुअरली सोलुबल है, तो इस वजह से इसके स्टोन्स बनने लगते हैं। इट यूजली बिगिंस इन चाइल्डहुड, कैन फॉर्म द स्टैगोन कैलकुलाई। ये भी कि स्टैगोन कैलकुलाई बना सकता है सेट्रोवाइड की तरह, ठीक है। एंड सोडियम साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इज़ पॉजिटिव। इसमें हम सोडियम साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट करते हैं, वो इसमें पॉजिटिव होता है। सिस्टाइन स्टोन्स हैव 6 साइड्स है, यह हेक्सागोनल इसकी शेप होती है, इस वजह से इसको ये कह सकते हैं 16 स्टोन्स हैव 6 साइड्स। ट्रीटमेंट इसकी लो सोडियम डाइट है, इसमें क्योंकि पीएच कम और इसे एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन करेंगे। क्लेटिंग एजेंट्स रहेंगे जैसे ट्रायोप्रोनिम एंड द पेनिसिलामीन इफ रिफ्रैक्टरी। क्लेटिंग एजेंट्स जो हैं वो हम सवाई स्टोन के किसी और में यूज़ नहीं कर रहे, तो इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पेनिसिलामीन है और एक टायोप्रोनिन है, ठीक है, टायोप्रोनिन। तो ये हम तब यूज़ करेंगे जब बाकी सारी ट्रीटमेंट्स जो है वो इसमें नाकाम रह जाती हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ए में इन्होंने हमें कौन से क्रिस्टल्स शो किए हुए हैं, कौन से स्टोन्स शो किए हुए हैं। ए में इन्होंने हमें शो किए हुए हैं शेप लाइक एनवेलप और टम्बल यानी कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स। तो ये जो एनवेलप के शेप के बने हुए हैं तो ये वाले कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं। बी वाले कौन से स्टोन्स हैं? बी वाले जो हैं वो अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के कफिन लीड की तरह नज़र आने वाले स्टोन्स हैं। ये यहाँ पे हम देखते हैं तो ये बिल्कुल कफिन लीड की तरह नज़र आ रहे हैं। सी में हम देखते हैं कि यहाँ कौन से स्टोन्स हैं। सी में जो है वो उन्होंने हमें स्टैगोन कैलक्यूली शो की हुई है जो कि अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट की कॉम्प्लिकेशन भी है और सिस्टीन की कॉम्प्लिकेशन भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने हमें ये शो की हुई है स्टैगोन कैलक्यूली, ये बहुत ही बड़ा कोई स्टोन लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं डी में इन्होंने ब्राउन कलर के हमें स्टोन शो किए हुए हैं लाइट और डार्क ब्राउन कॉम्बिनेशन के। तो ये कौन से स्टोन्स हैं? ये रोम्बॉइड और रोजेट्स यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, ठीक है। ये रोम्बॉइड या रोजेट्स के शेप में होते हैं। फिर उसके बाद जो ई में इन्होंने हेक्सागोनल स्टोन्स शो किए हुए हैं वो सिस्टीन के स्टोन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए में इन्होंने हमें शो किए हुए हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं और बी में इन्होंने हमें शो किए हुए हैं अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के स्टोन्स हैं। सी में इन्होंने हमें शो किए हुए हैं स्टैगोन कैलक्यूली। डी में इन्होंने हमें शो किए हुए हैं यूरिक एसिड स्टोन्स और ई में इन्होंने हमें शो किए हुए हैं सिस्टीन के स्टोन्स। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस को देखते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होता है कि डिस्टेंशन डायलेशन ऑफ द इनर पेल्विस एंड द कैलसिस। इनर पेल्विस और कैलसिस की डिस्टेंशन या डायलेशन हो जाती है। इट इज़ यूजली कॉज्ड बाय द यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ज़्यादातर ये हो रहा होता है। कोई भी चीज़ जो यूरिनरी ट्रैक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो जैसे रीनल स्टोन्स हैं और सीवर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजी यानी प्रोस्टेट का साइज एनलार्ज हो गया है, कोई कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, लोकली एडवांस सर्वाइकल कैंसर है या फिर कोई इंजरी टू द यूरेटर। अदर कॉजेज इंक्लूड रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, क्योंकि किडनीज जो हैं वो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, तो हो सकता है कि रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो गई हो या वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स। तो इसमें ये होता है कि ब्लैडर से जो है वो यूरिन जो है वो यूरेटस तक जा रहा होता है, इसको कहते हैं वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स। डायलेशन अगर प्रॉक्सिमल टू द साइट ऑफ पैथोलॉजी, जहाँ भी ये जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगी उससे प्रॉक्सिमली जो है वो डायलेशन हो जाएगी। सीरम क्रेटिनाइन बिकम्स एलिवेटेड ऑफ इफ ऑब्स्ट्रक्शन इज़ बायलेटरल, अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन बायलेटरल है और इफ़ द पेशेंट हैज़ एन ऑब्स्ट्रक्टेड सॉलिटरी किडनी, तो अगर एक ही किडनी है पेशेंट के पास और वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई है तब क्रेटिनाइन का लेवल ज़्यादा होगा, और अगर यही कंडीशन बायलैटरली हो गई है तो फिर क्रेटिनाइन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा।
लीड्स टू द कॉम्प्रेशन एंड द पॉसिबल एट्रोफी ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉम्प्रेशन और एट्रोफी हो सकती है रीनल कॉर्टेक्स के भी और मेडुला के भी। तो इसमें सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स भी एलिवेट हो सकते हैं अगर पेशेंट के बायलेटरल यानी कि दोनों किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, और अगर पेशेंट के पास थी ही बस एक किडनी और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। यानी कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स के एलिवेट होने के लिए ज़रूरी है कि पूरी तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो। अगर बायलेटरल किडनी है तो बायलेटरली हो रहा हो, और अगर है ही सिर्फ सोलिटरी किडनी तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो। इसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि कंप्रेशन हो जाएगी और पॉसिबल एट्रोफी हो सकती है ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसके बाद हम देखते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ स्ट्रेस एंड अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने 3 किस्म की इनकॉन्टिनेंस हमें बताई हुई है। एक है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एक है अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस और एक है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस यहाँ पे बताई तो नहीं हुई, लेकिन उसमें दोनों स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस दोनों के फीचर्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इसकी मैकेनिज्म क्या है। आउटलेट इनकॉम्पिटेंस, इसमें जो आउटलेट होगी उसकी इनकॉम्पिटेंस हो जाएगी। जैसे यूरेथ्रा जो है उसकी हाइपर मोबिलिटी हो जाएगी, और इंट्रिंसिव स्पिंक्टर डेफिशिएंसी। तो जो स्पिंक्टर में कोई मसला आ सकता है या फिर यूरेथ्रा की हाइपर मोबिलिटी हो सकती है। इन सारों में हमने ये देखना है कि जो लीक है वो किस तरीके से हो रहा है। इसमें फिर लीक होगा विद इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, यानी जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसमें लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। तो वो हो सकता है ज़्यादा विद स्नीजिंग एंड लिफ्टिंग। जब कोई स्नीजिंग करे या लिफ्टिंग करे तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे लीकेज हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसमें जो है वो ब्लैडर स्ट्रेस भी पॉजिटिव आएगा। ब्लैडर स्ट्रेस में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं लीकेज फ्रॉम द यूरेथ्रा अपॉन कफिंग और दी वेलसेल्वा मैनेवर। यानी कि जब भी कोई पेशेंट जो है वो कफिंग करेगा या कोई वेलसेल्वा मैनेवर करेंगे तो उसके जो ब्लैडर है वहाँ से लीकेज हो जाएगी। ये हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट, जो हमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में मिलेगा। उसके बाद देखते हैं अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। इसमें जो डेट्रूसर मसल है उसकी ओवर एक्टिविटी हो जाती है, तो लीक होगा जब भी हमें ये अर्ज फील होएगी कि हमें अवॉइड करना चाहिए। जब भी अर्ज फील होएगी उसके साथ जो है वो लीक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या है कि इसमें इनकम्प्लीट एम्पटिंग होएगी, डेट्रूसर अंडर एक्टिविटी और आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी रीज़न क्या बनती है कि डेट्रूसर मसल की या तो अंडर एक्टिविटी हुई होती है या फिर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होने से, जिसकी वजह से जो जब भी वॉइडिंग करेंगे तो वो इनकम्प्लीट होगी। लीक विद ओवर फिलिंग, जब भी ओवर फिलिंग होगी तो लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें हमें कैथेटराइजेशन के बाद या अल्ट्रासाउंड में हमें पोस्ट वॉइड रेजिजुअल भी नज़र आएगा। तो इसमें जो डेट्रूसर मसल का बताया हुआ है, डेट्रूसर मसल का असल में काम ये होता है कि जब हम यूरिनेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम में ये को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये हमारे यूरिन को जो है वो ब्लैडर से यूरेथ्रा में ट्रांसफ़र कर देता है अपनी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में इसकी ओवर एक्टिविटी हो रही है, तो जो ही हमें अर्ज फील होगी उसके साथ ही लीक हो जाएगा। और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में डेट्रूसर की अंडर एक्टिविटी हो रही है, यानी कि इसमें जब हम वॉइडिंग कर भी देंगे तो उसके बाद भी वो इनकम्प्लीट वॉइडिंग हुई होगी, यानी कि पूरी तरह से वो ब्लैडर खाली नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसकी एसोसिएशंस। तो जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है वो उसके साथ ही एसोसिएटेड हो सकती है जो कंडीशंस हमारे एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हों। तो इसमें एसोसिएशन भी इसी किस्म की हैं, ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी है, वेजाइनल डिलीवरी है, प्रोस्टेट सर्जरी है। ये सारी कंडीशंस हमारे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती हैं। डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी जो है वो यूटीआईज में होती है और इसमें ही हमारा लीकेज हो रहा होता है जब भी हमें अर्ज फील होएगी, और इसमें कोई बर्निंग पेन भी हो रही होती है। तो इसमें जो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है उसमें पॉलीयूरिया जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होती है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जो बीपीएच में होता है, और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट में है पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, से कहते हैं कीगल एक्सरसाइजेज। इसमें हम अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, वेट लॉस करेंगे और पेसरीज का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो है अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस उसमें हम कीगल एक्सरसाइजेज यानी वही पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करेंगे। ब्लैडर की हम ट्रेनिंग कर सकते हैं कि हम टाइम्ड वॉइडिंग रखें, डिस्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं।
एंटी मस्करेनिक्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें आते हैं ऑक्सीब्यूटिनिन फॉर द ओवर एक्टिव ब्लैडर और मीराबिग्रॉन। एंटी मस्करेनिक्स यूज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लैडर की कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं कि ब्लैडर की हम टाइम डिवाइडिंग करें। और इसमें जो है वो जो इसमें ओवरफ्लोइंग कॉन्टिनेंस है उसमें हम कैटेटराइजेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट एम्प्टिंग हो रही होती है तो हम कैटेटराइजेशन कर सकते हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन जो कि आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी इसका कॉज बनता है, हमें चाहिए कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन को भी हम रिलीव करें विद द यूज़ ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स फॉर दी BPH, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन अंतर जो है वो मेल्स में BPH की वजह से हो रही होती है, तो अल्फा ब्लॉकर्स लेके हम अपनी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर सकते हैं। और अगर जो ब्लैडर एम्प्टिंग में प्रॉब्लम हो रही तो कैटेटराइजेशन भी इसमें कर सकते हैं, यानी कि हमने अंडरलाइन कॉज को इसमें ट्रीट करना है। उसके बाद आती है द एक्यूट सिस्टाइटिस। तो अब हम शो करते हैं एक्यूट सिस्टाइटिस। इसमें है इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हुई होगी। इट प्रेजेंट्स द सुप्राप्यूबिक पेन, डिसयूरिया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी। तो इसमें सुप्राप्यूबिक पेन हो रही होगी, डिसयूरिया यानी कि पेनफुल यूरिनेशन, और इसमें यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बार बार यूरिन आएगा। अर्जेंसी यानी जब भी आएगा तो अर्जेंसी महसूस होगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये एक्यूट सिस्टाइटिस के हैं। सिस्टेमिक साइंस यानी कि हाई फीवर एंड चिल्स आर यूजली एब्सेंट। इसमें एक्यूट सिस्टाइटिस में सिस्टेमिक साइंस जैसे हाई फीवर और चिल्स वगैरह नहीं होते। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड फीमेल सेक्स, दैट इज़ द शॉर्ट यूरेथ्रा, क्योंकि फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, इस वजह से उनमें जो है वो आसानी से ये इन्फेक्शन हो पा रहा होता है। और सेक्शुअल इंटरकोर्स, इनडेवलपिंग कैथेटर्स, डायबिटीज़ मेलाइटस, इम्पेरियड ब्लैडर एम्प्टिंग, ये बाकी सब कॉजेज़ भी इसके बन सकते हैं। कॉजेज़ में जो इसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो हैं एस्चेरिचिया कोलाई विच इज़ द मोस्ट कॉमन, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस सीन इन सेक्सुअली एक्टिव यंग वुमेन, ठीक है, ये सेक्सुअली एक्टिव यंग वुमेन में मिल तो सकता है लेकिन एस्चेरिचिया कोलाई स्टिल मोर कॉमन इन दिस ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा कॉमन एस्चेरिचिया कोलाई ही है। क्लेब्सिएला और प्रोटिस मिराबिलिस भी है, लेकिन प्रोटिस मिराबिलिस जब होगा तो हमें यूरिन के अंदर अमोनिया सेंट जो है वो मिलेगी। लैब्स में है कि ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव है, नाइट्राइट्स भी पॉजिटिव हैं, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोबैक्टीरियाई, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस को ये नाइट्राइट शो करेगा। स्टीराइल पायूरिया, ठीक है, स्टीराइल पायूरिया का मतलब है कि पायूरिया मतलब पास इन द यूरिन, लेकिन स्टीराइल का मतलब है कि उसमें कोई हमें इन्फेक्शन वाला साइन नहीं मिलेगा। तो स्टीराइल पायूरिया विद द नेगेटिव यूरिन कल्चर्स, इसकी उन्होंने खुद एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि पायूरिया होगा यानी पास इन द यूरिन होगा विद नेगेटिव यूरिन कल्चर्स, लेकिन यूरिन कल्चर जो हैं वो नेगेटिव आएंगे। तो इट कुड सजेस्ट यूरेथ्राइटिस विद निजेरिया गोनोरिया और द क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, तो ये हमें सजेस्ट करेगा कि पेशेंट को यूरेथ्राइटिस हुआ हुआ यानी यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है, बाय द निजेरिया गोनोरिया एंड द क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। ट्रीटमेंट इसके एंटीबायोटिक्स है, दैट इज़ ट्राइमिथोप्रिम सल्फा मिथॉक्साजोल और नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, ये 2 एंटीबायोटिक्स हम ले सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद आता है पायलोनेफ्राइटिस, तो इसमें एक एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस है और एक क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस है, ये किडनी के इन्फेक्शन को कहते हैं। तो जो सा एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस है इसमें ये होगा कि जो रीनल इंटरस्टिशियम है उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, दे अफेक्ट्स द कॉर्टेक्स को अफेक्ट करेंगे विद रिलेटिव स्पेयरिंग ऑफ ग्लोमेरुलाई एंड द वेजल्स, कॉर्टेक्स को ये अफेक्ट करेंगे लेकिन ग्लोमेरुलाई को और वेजल्स को कोई अफेक्ट ये नहीं करेंगे। इट प्रेजेंट्स विद द फीवर्स, फ्लैंक पेन, अब जो सिस्टाइटिस था उसमें कोई फीवर्स या चेयर्स ये सब नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें जो है वो फीवर्स होंगे, फ्लैंक पेन होगी यानी कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, नोजिया, वॉमिटिंग और चिल्स। फीवर है, फ्लैंक पेन है, नोजिया, वॉमिटिंग और चिल्स। कॉजेज इंक्लूड असेंडिंग यूटीआई, इसमें यूटीआई होगा, असेंडिंग यानी कि नीचे से ऊपर तरफ जाने वाला यूटीआई होगा। एस्चेरिचिया कोलाई द मोस्ट कॉमन कॉज, तो इसमें जो असेंडिंग यूटीआई है ना वो ये है कि ये कोई ना कोई जो ब्लैडर वगैरह का इन्फेक्शन था वही ये किडनी तक आ गया है, असेंडिंग यूटीआई इस वजह से इसको कह रहे हैं। या फिर हो सकता है कि हिमाटोजेनस स्प्रेड टू द किडनीज हुआ हो, यानी कि ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो किडनी तक पहुंचा हो। तो इन 2 तरीक़ों से किडनी तक इन्फेक्शन पहुंचता है, या तो वो असेंडिंग होता है यानी कि ब्लैडर और यूरेथ्रा, ब्लैडर यूरेटस वगैरह से ट्रैवल करके आ रहा होता है किडनी तक, या फिर वो हिमाटोजेनसली स्प्रेड हुआ होता है टू द किडनीज। तो जब भी इन्फेक्शन किडनी को हो जाएगा तो ये प्रेजेंट्स विद द WBCs इन यूरिन, वाइट ब्लड सेल्स हमें यूरिन में मिलेंगे।
विद और विदाउट WBC कास्ट, WBC कास्ट भी मिल सकती हैं। CT स्कैन वुड शो द सैचुरेटेड पैरेंचाइमल एनहांसमेंट। तो इसमें हमें कुछ जो CT स्कैन अगर हम करेंगे तो हमें इसमें सैचुरेटेड पैरेंचाइमल एनहांसमेंट मिलेगी, यानी जो पैरेंचाइमा होगा किडनी का उसकी हमें एनहांसमेंट दिखाई देगी। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड इन डेवलपिंग यूरिनरी कैथेटर। तो इसके भी रिस्क फैक्टर्स सिस्टाइटिस से काफ़ी मैच हो रहे हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स, यही इसमें होता है कि ब्लैडर से यूरिन जो है वो यूरेटर तक आ जाता है और किडनी को अफेक्ट कर सकता है। तो ये भी इसके रीज़न बन सकती है। डायबिटीज़, मेलाइटिस, इनमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी ये हो सकता है। उसकी रीज़न ये बनती है कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्राइन टोन को डिक्रीज़ करता है और कंप्रेशन करवा रहा होता है बाय द ग्रेविड यूट्रस। तो कंप्रेशन हो रही होती है बाय द ग्रेविड यूट्रस। और दूसरा ये कि प्रोजेस्टेरोन ने यूट्राइन टोन को डिक्रीज़ कर देना है। तो कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, जिसको हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस इसकी कॉम्प्लिकेशन है। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस ये भी आगे आएगा। पेरीनेफ्रिक एब्सेस, एक एब्सेस भी इसमें बन सकती है। किसी भी इन्फेक्शन को हम ट्रीट नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक तो उसकी ये वाली कॉम्प्लिकेशंस तो कॉमनली हो रही होती हैं। तो उसमें यह है कि इसमें एब्सेस बन जाएगी। पॉसिबल पोस्टीरियर स्प्रेड टू द जेसन स्वेस मसल। तो ये एब्सेस इसलिए बनेगी क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये पोस्टीरियरली स्प्रेड कर जाएगा और पोस्टीरियरली जो है वो स्वेस मसल होता है तो उसको ये अफेक्ट कर देगा और वहाँ पे एब्सेस बन जाएगी। और यूरोसेप्सिस भी हो सकती है जो हर इन्फेक्शन की इसमें कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि इसमें ये होता है कि ऑर्गन से निकल के इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और फिर उससे पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो ये तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन हैं जो किसी भी इन्फेक्शन में हमें मिल जाएंगी। बाकी जो कॉम्प्लिकेशन इन्हें बताई हुई रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस वो आगे आ रही हैं। ट्रीटमेंट इसकी एंटीबायोटिक्स है। फिर क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस को देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ रिकरेंट और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो इसमें यह होगा कि अगर बार बार किसी को एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है या फिर किसी को एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हुआ लेकिन उसकी ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं की तो फिर वो कॉम्प्लिकेट कर जाएगा टू द क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। इट टिपिकली रिक्वायर्स प्रीडिस्पोजिशन टू इन्फेक्शन। कोई ना कोई जो है वो प्रीडिस्पोजिशन होनी चाहिए टू इन्फेक्शन। जैसे वेजिको यूरेटर रिफ्लक्स है, इसमें यूरिन ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो वहाँ पे जहाँ तक यूरिन पहुँच रहा है वहाँ तक इन्फेक्शन भी अब आ सकता है क्योंकि यूरिन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और क्रॉनिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग किडनी स्टोन्स है, और जब किडनी स्टोन्स भी जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं यूरिन के फ्लो को तो वहाँ पे भी जो है वो बैक्टीरिया अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इस तरह की प्रीडिस्पोजिशन इसमें होती हैं टू द इन्फेक्शंस वो हमें इसमें मिलेंगी। अब जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी ये फाइंडिंग्स हैं जो हमें इसकी माइक्रोस्कोप फाइंडिंग्स मिलेंगी। इसमें है कोर्स एसिमेट्रिक कोर्टिको मेडुलरी स्कैरिंग। इसमें हमें एक स्कैरिंग मिलती है एक, ठीक है, और वो एसिमेट्रिक होती है, उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती और वो कोर्टिको मेडुलरी यानी कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में मिल रही होती है। कोर्स होती है, ठीक है, और प्लंटेड कैलसेस हमें मिलेंगे। इसमें जो कैलसेस हैं वो प्लंटेड होंगे, ठीक है, और हमें जो है वो स्कैनिंग मिल रही होगी जो एसिमेट्रिक होगी और कोर्स होगी। टब्यूल्स कैन कंटेन योसिनोफिलिक कास्ट। इसमें योसिनोफिलिक कास्ट हमें टब्यूल्स के अंदर मिल सकती हैं। रिजेंबलिंग थायरॉयड टिश्यू, जो थायरॉयड टिश्यू को रिजेंबल कर रही होंगी, यानी कि योसिनोफिलिक कास्ट इस किस्म की होंगी जो थायरॉयड टिश्यू को रिजेंबल कर रही होंगी। इस चीज़ को हम कहते हैं थायरॉयडाइजेशन ऑफ किडनी। उसके बाद आता है ज़ैंथोग्रानुलोमाटोस पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ज़ैंथोग्रानुलोमाटोस पाइलोनेफ्राइटिस इज रेयर, ठीक है। ज़ैंथो जो है वो हम येलो या ऑरेंज कलर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेयर। ग्रॉसली ऑरेंज नोड्यूल्स, ठीक है, इसमें जो है वो हमें ग्रॉसली यानी मतलब ग्रॉसली नज़र आएंगे बगैर माइक्रोस्कोप के जो हमें नज़र आएंगे वो हैं ऑरेंज नोड्यूल्स। डैट कैन मिमिक द ट्यूमर नोड्यूल्स, ठीक है, हमें ऑरेंज से कुछ नोड्यूल्स नजर आएंगे जो हम लग रहे होंगे जैसे ट्यूमर के नोड्यूल्स हैं। दे आर करेक्टराइज बाय द वाइड स्प्रेड किडनी डैमेज। तो इसकी रीज़न ये होगी कि किडनी डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो गया होगा ड्यू टू द ग्रैनुलोमाटोस टिश्यू, क्योंकि उसमें ग्रैनुलोमाटोस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू बन गया होगा जिसके अंदर फॉर्मी मैक्रोफेजेस होंगे, ठीक है। किडनी डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि ग्रैनुलोमाटोस टिश्यू के अंदर फॉर्मी मैक्रोफेजेस बन गए होंगे जिसकी वजह से हमें ग्रॉसली ऑरेंज नोड्यूल्स नज़र आ रहे होंगे और हमें लगेगा कि ये ट्यूमर के नोड्यूल्स हैं, लेकिन ये ट्यूमर के नहीं होंगे। इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीज इन्फेक्शन, बल्कि ये प्रोटीज इन्फेक्शन की वजह से होंगे।
अब यहाँ पे देखते हैं ये ए में हमें क्या शो किया हुआ है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि कुछ बहुत ही ब्राइट पिंक है और इसके साइड में जो है इसकी जो आउटलाइन हुई हुई है वो बिल्कुल राउंड बॉडीज़ जो है वो डार्क पिंक कलर से हुई हुई हैं। तो ये ए में उन्होंने हमें क्या शो किया हुआ है, ये है द न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट रीनल इंटरस्टिशियम। न्यूट्रोफिल जो है वो रीनल इंटरस्टिशियम में आ गए हैं। तो रीनल इंटरस्टिशियम में जो है वो न्यूट्रोफिल्स हमें ये ए वाले में दिखाए हुए हैं। तो ये जो राउंड बॉडीज हमें नज़र आ रही हैं इस पिंक वाले के अंदर, बड़े बड़े पिंक से जो इसमें स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर जो है वो पर्पल कलर के जो है वो सेल्स कुछ दिखाए हुए हैं सेंटर में करके। तो ये न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट है विद इन द रीनल इंटरस्टिशियम। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने हमें बी में शो किया हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये इन्होंने हमें शो किया हुआ है कि सैचुरेटेड पैरेंचाइमल एनहांसमेंट हुई हुई है। तो ये सीटी स्कैन फाइंडिंग है और इसमें पैरेंचाइमल की एनहांसमेंट शो की हुई है। पैरेंचाइमल एनहांसमेंट इन सीटी स्कैन फाइंडिंग इन एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें ये सी में शो किए हुए डब्ल्यूज कैन कंटेन यूसिनोफिलिक कास्ट रिजेंबलिंग थायरॉइड टिश्यू। अब ये थायरॉइड टिश्यू को रिजेंबल करने वाली कास्ट उन्होंने शो की हुई है, यूसिनोफिलिक है, पूरी के पूरी पिंक है। ठीक है, तो ये हमें जो है वो लग रही है थायरॉइड टिश्यू की तरह की। तो इसको हम कहते हैं द थायरॉइडाइजेशन ऑफ किडनी। तो ये चीज़ हमें मिलती है क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस में। ठीक है, और इसमें इसके अलावा भी ब्लंटेड कैलसिस होंगे और इसमें स्कैरिंग हुई होगी, एसिमेट्रिक होगी, वो कोर्स होगी। और अगर ज़ैंथोगैंग्लोमेटाउस पायलोनेफ्राइटिस को देखें तो वो प्रोटीज इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है। इसमें ऑरेंज कलर के नोड्यूल्स होते हैं जो ट्यूमर के नोड्यूल्स को रिजेंबल कर रहे होते हैं और ये ग्रैनुलोमेटाउस टिश्यू की वजह से हो रहा होता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फॉर्मी मैक्रोफेजेस बन गए होते हैं। इसके बाद हम आते हैं द एक्यूट किडनी इंजरी। तो हम देखते हैं द एक्यूट किडनी इंजरी। तो इसमें जो है वो उसकी जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। एक है प्री रीनल एजोथीमिया और इंट्रिंसिक रीनल फेलियर और पोस्ट रीनल एजोथीमिया। तो इसकी जो इटियोलॉजीज़ हैं वो 3 हैं। तो प्री रीनल का मतलब है कि किडनी से ऊपर ऊपर ही कोई मसला आया है। इंट्रिंसिक रीनल फेलियर का मतलब है कि किडनी के अंदर कोई मसला है। पोस्ट रीनल एजोथीमिया का मतलब है कि किडनी के बाद कोई इंजरी हुई है। एजोथीमिया का मतलब ये होता है कि किडनी को कोई डैमेज हो गया या इंजरी हो गई है जिसकी वजह से किडनी जो है वो हमारे वेस्ट नाइट्रोजन को हमारी बॉडी से नहीं निकाल पा रहे, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बिल्डअप हो रहे हैं क्योंकि किडनी को इंजरी हो गई है और इस वजह से वो अपना काम जो है वो ठीक से नहीं कर पा रहे। प्री रीनल एजोथीमिया के जो रीजंस बन सकती हैं वो है हाइपोवोलेमिया, यानी कि हमारा ब्लड वॉल्यूम ही बहुत कम हो गया है, कार्डिक आउटपुट कम हो गई है या हमारा सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो गया है। ये चीज़ें हमें मिलेंगी हार्ट फेलियर में, लिवर फेलियर वगैरह में। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जब हमारा ब्लड फ्लो ही कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट ही कम हो जाएगी, तो हमारा रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ होगा तब उस टाइम पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड यूरिया ज़्यादा हो जाएगा। अब रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी को, वैसे तो ये ख्याल किया जाता है कि यूरिन ऑस्मोलैलिटी को अब कम होना चाहिए क्योंकि यूरिन में से तो अब काफ़ी पार्टिकल्स निकल गए हैं, लेकिन इसमें यूरिन ऑस्मोलैलिटी इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम ऑलरेडी हाइपोवॉलेमिक स्टेट में हैं। हमें पहले ही कोई सर्कुलेटिंग अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम हमारा पहले ही नहीं है। तो इस वजह से कि हमारा पहले ही वॉल्यूम लो है, फिर ऊपर से रीअब्जॉर्प्शन हुई है, तो हमारी यूरिन ऑस्मोलैलिटी इसमें ज़्यादा होती है, ग्रेटर दैन 500 मिलीओस्मॉल्स पर kg। जो यूरिन सोडियम है वो तो इसमें डिक्रीज़ ही होगा क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हो गई, तो लेस दैन 20 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। फिर उसके बाद है फ्रैक्शनल एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम, ये भी लेस दैन 1% होगी क्योंकि अब एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम नहीं हो सकेगी इसमें क्योंकि इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हो गई है। और इसमें जो सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ओवर क्रेटिनाइन है वो ग्रेटर दैन 20 होगा। इन वैल्यूज़ को एज इट इज़ याद रखना होगा। उसके बाद आता है इंट्रिंसिक रीनल फेलियर। तो इसमें जो रीनल यानी किडनी के अपने अंदर कोई फेलियर हुआ है, कोई अपने अंदर कोई फॉल्ट आया, तो इसमें टब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम को सबसे पहले देख लेते हैं कि किडनी के टब्यूल्स और इंटरस्टिशियम के अंदर क्या हुआ होगा। टब्यूल्स के अंदर हो सकता है कि एक्यूट टब्यूलर नेक्रोसिस हो गई हो। तो ये एक्यूट टब्यूलर नेक्रोसिस जो है ये स्कीमिया की वजह से या फिर नेफ्रोटॉक्सिन्स की वजह से हो सकती है।
और एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस यानी कि किडनी के इंटरस्टिशियम के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई हो। उसके बाद आता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में हो सकता है कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि ग्लोमेरुलाई की जो इन्फ्लामेशन हो गई हो। वेस्कुलर यानी कि किडनी की कोई वेस्कुलाइटिस हो गई हो। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, वो भी किडनीज को अफेक्ट करता है। और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम TTP-HUS, तो ये सब कुछ भी जो है इंट्रिंसिक रीनल फेलियर के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि इन एक्यूट टब्यूलर नेक्रोसिस यानी कि जब टब्यूल्स की नेक्रोसिस हो रही होती है तो वो एक पैची किस्म की नेक्रोसिस होती है, यानी जगह जगह पैचेस बने होते हैं नेक्रोसिस के। तो वो नेक्रोसिस होने की वजह से एक डेब्रिस क्रिएट हो जाता है। वो डेब्रिस जो है वो टब्यूल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो बैक फ्लो करना शुरू कर देता है। यानी कि जो फ्लूइड है उसने बैक फ्लो जब शुरू कर देना है तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। इसमें यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है वो 350 से लेस होगी। और यूरिन सोडियम इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि यूरिन की कोई रीअब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रही, तो इस वजह से इसमें यूरिन सोडियम ग्रेटर देन 40 होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शनल एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम। तो फ्रैक्शनल एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम ग्रेटर देन 2% है, क्योंकि इसमें एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इसलिए होगी क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन इसमें कोई नहीं हो रही। उसके बाद आता है सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ओवर क्रेटेनाइन, ये लेस देन 15 होगा। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट रीनल एजोथीमिया, यानी कि किडनीज के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे जो किडनीज़ को डैमेज करें। अब किडनीज के बाद जो आते हैं वो यूरेटर्स आते हैं, ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है। इसी वजह से इसकी रीजन्स में स्टोन्स लिखा हुआ है। स्टोन्स ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। BPH हो सकता है कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, नियोप्लाज्म कोई ट्यूमर आ जाए, या कोई वैसे ही कॉन्जेनिटल एनोमैलीज हो जाए। तो इसमें आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होती है बायलेटरल। तो ये चीज़ जो है ये पोस्ट रीनल एजोथीमिया करवाती है। इसकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो वेरीज हैं यानी वेरिएबल हैं। उसके बाद आता है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हमने पढ़ा था ये कॉज ऑफ इंट्रिंसिक रीनल फेलियर है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, यानी टब्यूल्स और इंटरस्टिशियल के बीच इन्फ्लामेशन हो गई है। एक्यूट इंटरस्टिशियल रीनल इन्फ्लामेशन, पाईयूरिया क्लासिकली यूसिनोफिल्स एंड एजोथीमिया अकरिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स डेट एक्ट एज हेप्टन्स। तो इसमें पाईयूरिया भी हो सकता है, यानी यूरिन के अंदर पास आ सकता है जो ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आता है। और इसमें एजोथीमिया भी हो सकता है, यानी कि ब्लड में वो किडनी में कोई इंजरी हो गई है। तो इसमें ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं जब हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं कुछ ड्रग्स की। जो ड्रग्स जो हैं वो हेप्टन्स की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो हाइपर सेंसिटिविटी करवा रहे होते हैं। इन ड्रग्स में आती हैं डायरेटिक्स, एनसेड्स, पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, रिफेनपिन, क्विनोलॉन्स एंड सल्फोनामाइड्स। तो लेस कॉमनली मे बी सेकेंडरी टू दी अदर प्रोसेसेस सच एज सिस्टेमिक इन्फेक्शंस। एक तो ये ड्रग्स की वजह से हो रहा था, जो ड्रग्स हेप्टन्स की तरह एक्ट करके हाइपर सेंसिटिविटी करवाते हैं। और दूसरा ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है, जिसमें माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन आता है और ऑटोम्यून डिजीजेस। तीसरी कॉज इसकी जो है वो एक तरह से ऑटोम्यून डिजीजेस हैं। उसमें एक सजोक्राइन सिंड्रोम है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एंड सार्कोइडोसिस। इट इज़ एसोसिएटेड विद फीवर, रैश, पायूरिया, हीमातूरिया एंड कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस बट कैन बी एसिम्टोमेटिक। इसमें सिस्टेमिक साइंस हो भी सकते हैं और एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। रिमेंबर दीज 5 P's, ठीक है। तो P यानी डायरेटिक्स और पेन फ्री से एनसेड्स, पेनिसिलिन एंड सिफालोस्पोरिन्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, रिफेनपिन, और सल्फा ड्रग्स में जैसे सल्फोनामाइड्स। तो और इसकी ऑटोमिन डिजीजेस भी हैं। ऑटोमिन डिजीजेस में सजोक्राइन सिंड्रोम है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस और सार्कोइडोसिस 3S हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी इन दी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं। हमने जो है वो एक्यूट किडनी इंजरी में इंट्रिंसिक रीनल फेलियर के कॉजेज पढ़े थे, तो उसमें एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी लिखा हुआ था एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के साथ ही। तो इन्होंने कहा है कि ये एक्यूट किडनी इंजरी का मोस्ट कॉमन कॉज इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं। हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स यानी कि जो पेशेंट्स पहले से ही हॉस्पिटल में है उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज एक्यूट किडनी इंजरी का एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है। स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व्स इन मैनी केसेस, और ये खुद ब खुद बहुत से केसेस में ठीक हो जाता है।
बट इट कैन बी फैटल, ये फैटल भी हो सकता है स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल ओलिगोरिक फेज। ओलिगोरिक फेज होता है जब यूरिन की अमाउंट बहुत ही कम आ रही हो, तो उस दौरान में ये फैटल हो सकता है। तो इट इंक्रीजेज द फ्रैक्शनल एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम, ये एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम को भी इंक्रीज़ करेगा। इसकी फाइंडिंग्स में हमें मिलेगी ग्रैनुलर कास्ट विच आर ऑफन द मडी ब्राउन इन अपेयरेंस, इसमें हमें मडी ब्राउन अपेयरेंस जो है उस तरह की कास्ट मिलती हैं। इसके 3 स्टेजेस होती हैं, एक इंसाइटिंग इवेंट है, ये फर्स्ट फेज़ है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस फेज़ है। मेंटेनेंस फेज़ जो है वो ओलिग्यूरिक होगा, यानी कि इसमें यूरिन की अमाउंट बहुत ही कम होगी। इट लास्ट 1 to 3 वीक्स, ये 1 से 3 हफ्ते तक चलता रहेगा। रिस्क ऑफ हाइपरकलीमिया या हाइपरकलीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और यूरीमिया, यूरीमिया कहते हैं जो किडनी फेलियर की जो है लास्ट स्टेज होती है, तो यहाँ तक ये पहुँचा सकता है। रिकवरी फेज में जो है वो पॉलीयूरिक यानी यूरिन ज़्यादा आने लग जाएगा। इसमें ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और सीरम क्रेटिनाइन लेवल्स जो हैं वो फॉल होने लगेंगे। रिस्क ऑफ हाइपोकलीमिया, इसमें हाइपोकलीमिया हो सकता है और रीनल वेस्टिंग ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स, जब यूरिन बहुत ही ज़्यादा आने लगेगा तो हाइपोकलीमिया और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है वो वेस्टिंग भी हो सकती है। इट कैन बी कॉज्ड बाय द इस्कीमिक और द नेफ्रोटॉक्सिक इंजरी, इसकी रीजंस जो हैं वो 2 होती हैं, या तो ये स्कीमिया की वजह से हो रहा होता है या फिर इसमें कोई नेफ्रोटॉक्सिन्स होते हैं वो इसको इन टब्यूल्स को जो है वो नेक्रोसिस करवा रहे होते हैं। तो इस्कीमिक में क्या होता है, इट इज़ सेकेंडरी टू द डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, किसी भी वजह से अगर रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया है तो उस वजह से ये इस्कीमिक इंजरी हो रही होती है रीनल टब्यूल्स में। इसकी फॉर एग्जांपल प्री रीनल एजोथीमिया, एजोथीमिया प्री रीनल को हमने पढ़ा था, इसमें हार्ट फेलियर था, लिवर फेलियर था, हाइपरवॉलमिक स्टेट थी, फिर इसमें हमने देखा था कि सर्कुलेटिंग अफेक्टिंग वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो वो सारा कुछ जो है वो रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करने वाली चीज़ें थी, तो उसकी वजह से ये इस्कीमिक इंजरी हो रही होती है। इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ टब्यूलर सेल्स दैट मे स्लफ इनटू टब्यूलर ल्यूमन, इसमें ये होता है कि जो टब्यूलर सेल्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद वो टब्यूलर न्यूमन में जो है वो स्लफ यानी झड़ना शुरू हो जाते हैं। प्रॉक्सिमल टब्यूल एंड थिक असेंडिंग लिम्ब आर हाईली ससेप्टेबल टू दिस इंजरी, इस्कीमिक इंजरी जो है वो इन 2 पार्ट्स को अफेक्ट कर सकती है टब्यूल्स के अंदर, एक प्रॉक्सिमल टब्यूल को और एक थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले को। उसके बाद है नेफ्रोटॉक्सिक, दिस इज ए सेकेंडरी टू इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये एक ऐसी इंजरी है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से हो रही होती है। उसमें माइलोग्लाइकोसाइड्स हैं, रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हैं, लेड है, सिस्प्लाटिन है, इथाइलिन ग्लाइकोल है जो कि एंटी फ्रीज एजेंट है। मायोग्लोबिनूरिया इसमें हो रहा होगा अगर रेप्टोमायोलाइसिस हो गई यानी मसल डैमेज हुआ है। हीमोग्लोबिनूरिया भी इसमें हो रहा होगा, यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन आ रहा होगा। प्रॉक्सिमल टब्यूल्स आर पार्टिकुलरली ससेप्टेबल टू दिस इंजरी, इसमें जो है वो प्रॉक्सिमल टब्यूल सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है इस इंजरी के। इसके बाद ये डायग्राम देख लेते हैं, उन्होंने मडी ब्राउन अपीयरेंस जो है वो ग्रैनुलर कास्ट की हमें शो की हुई है ए में, और बी में उन्होंने हमें शो किया हुआ है टब्यूलर सेल्स जो स्लफ होकर टब्यूलर ल्यूमन में आ रही हैं। तो ये टब्यूल्स के सेल्स हैं जो स्लफ होने के बाद टब्यूलर ल्यूमन में आ गए हैं। ये जो वाइट सा है ना ये सारों का ल्यूमन है। अगर हम इस ल्यूमन के अंदर देखें कि एक पिंक जगह ने उसकी जो है वो कट ऑफ कर दिया वाइट वाले को, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये टब्यूलर ल्यूमन के अंदर टब्यूलर सेल्स जो हैं वो स्लफ होकर आ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिफ्यूज कॉर्टिकल नेक्रोसिस, तो इसमें है द एक्यूट जनरलाइज कॉर्टिकल इंफाक्शन और बोथ किडनीज, इसमें बोथ किडनीज के जो कॉर्टेक्स हैं वहाँ पे पूरे के पूरे कॉर्टेक्स पे इंफाक्शन हो जाएगी। इट इज़ लाइकली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेजोस्पैजम्स एंड द डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, तो इसमें जो है वो वेजोस्पैजम्स और DIC यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन की वजह से ये हो रहा होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द ऑब्स्टेट्रिक कैटास्ट्रॉफिस, तो इसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हुई होती है जैसे प्लेसेंटल अब्रप्शन और सेप्टिक शॉक की वजह से भी ये हो रहा होता है। रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस, स्लफिंग ऑफ द नेक्रोटिक रीनल पेपिलाई, तो इसमें जो रीनल पेपिलाई है उनकी स्लफिंग हो रही होती है, तो इसमें हमें ग्रॉस हीमाटोरिया यानी कि ग्रॉसली नजर आने वाला ब्लड जो है वो यूरिन में हमें नज़र आएगा। मे बी ट्रिगर्ड बाय द रिसेंट इन्फेक्शन और इम्यून स्टिमुलस, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर इम्यून स्टिमुलस की वजह से भी हो सकता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द सिकल सेल डिजीज़ और ट्रेड, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस जो किडनी का इन्फेक्शन है उसको कहते हैं,
एनसेड्स यानी एनाजेसिक्स हैं, और डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसको सैंड के नाम से भी याद रख सकते हैं, यानी सिकल सेल डिजीज़। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, एनसेड्स यानी एनाजेसिक्स, और डायबिटीज़ मेलाइटस, उसमें ये रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस हो रही होती है और इसमें ग्रॉस हीमाटोरिया में नज़र आएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रीनल फेलियर, रीनल फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं? डिक्लाइन इन रीनल फिल्ट्रेशन, जब रीनल फेलियर होएगा तो रीनल फिल्ट्रेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। कैन लीड टू द एक्सेस रिटेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, तो इसमें यह होगा कि जब रीनल फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होगी तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का बिल्डअप होने लग जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस भी होने लग जाएंगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस को याद रखने के लिए हम मैड हंगर का निमोनिक याद रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिसलिपिडीमिया क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, हाई पोटेशियम, यूरीमिया, और सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी जो कि हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडीमा और हाइपरटेंशन तक हमें लेके जा सकती है या इनकी वजह से हो रही होगी। ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंटल डिले, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी जो कि एनीमिया तक लेके जा सकती है, और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। टू फॉर्म्स ऑफ रीनल फेलियर, रीनल फेलियर के टू फॉर्म्स हैं, एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। एक्यूट में रीनल फेलियर की वजह बन सकती है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और क्रॉनिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है वो आगे फर्दर दो रीजंस की वजह से हो रहा होता है। एक उसमें हमने पढ़ा था कि इस्कीमिक रीज़न हो सकती है और एक नेफ्रोटॉक्सिक रीज़न हो सकती है। तो इस्कीमिक रीज़न जो थी वो हमने देखा कि अगर रीनल ब्लड फ्लो किसी वजह से कम हो रहा है तो उस वजह से होती है, और क्रोनिक जो है वो हम देखते हैं, और जो नेफ्रोटॉक्सिक रीज़न थी वो नेफ्रोटॉक्सिन यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, लेड और सिस्प्लाटिन और इथाइलिन ग्लाइकोल इन चीज़ों की वजह से हो रही थी। क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो पहले किसी ना किसी बीमारी की वजह से हो रहा होता है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस या कॉन्जेनिटल एनोमैलीज। ये चीज़ें पहले होती हैं, काफ़ी देर तक रहती हैं और फिर ये इवेंचुअली जो है वो रीनल फेलियर तक ले जाती हैं। इंक्रीमेंटल रिडक्शन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिफाइंस द स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ बन जाते हैं। नॉर्मल फॉस्फेट लेवल्स आर मेंटेन्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़, अर्ली स्टेजेस में फॉस्फेट का लेवल नॉर्मल रहेगा ड्यू टू द इंक्रीज लेवल्स ऑफ फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 FGF23 विच प्रमोट्स रीनल एक्सक्रिएशन ऑफ फॉस्फेट। तो पहले फॉस्फेट का लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा क्योंकि ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 ने फॉस्फेट की एक्सक्रिएशन करवाते रहना है। यूरीमिया, दिस इज द सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम दी हाई सीरम यूरिया, ये हाई सीरम यूरिया की वजह से हो रहा होता है। जब किडनी सही से फिल्ट्रेशन नहीं करेगा तो यूरिया का भी बिल्डअप होने लगता है और उस यूरिया के बिल्डअप से फिर ये सीरम यूरिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इट कैन प्रेजेंट विद द पेरिकार्डाइटिस, एनसेफेलोपैथी विच इज़ सीन विद द एस्टेरिक्सिस, एनोरेक्सिया, नोजिया यानी कि PEAN, ठीक है। तो इसमें है द यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, ठीक है। तो हम इसको याद रख सकते हैं PEAN से, यानी पेरिकार्डाइटिस है, एनसेफेलोपैथी है, ठीक है, जिसमें एस्टेरिक्सिस भी हुई होगी, एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट है, और नोजिया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि एस्टेरिक्सिस क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है द एस्टेरिक्सिस इज द क्लिनिकल साइन दैट डिस्क्राइब्स द इनएबिलिटी टू मेंटेन सस्टेन्ड पोस्चर विद द सब्सिक्वेंट ब्रीफ शॉक लाइक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। तो इसमें ये होगा कि हम जो है वो पोस्चर को मेंटेन नहीं कर सकेंगे ज़्यादा देर तक। तो अगर हमने सस्टेन पोस्चर रखी तो हमें सब सब्सिक्वेंट ब्रीफ शॉक लाइक इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी। दिस मोटर डिसऑर्डर इज मायोक्लोनस कैरेक्टराइज्ड बाय द मस्कुलर इनहिबिशन वेयर एज द मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस द पॉजिटिव मायोक्लोनस। तो इसमें जो है वो मायोक्लोनस के साथ ये हो रहा होता है, ठीक है, और इसमें मस्कुलर इनहिबिशन होती है, जबकि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव मायोक्लोनस को प्रोड्यूस करते हैं। ये है दी एस्टेरिक्सिस फ्लैपिंग हैंड्स, यानी कि हम पोस्चर को जब ज़्यादा देर तक मेंटेन रखेंगे तो हमारी इनवॉलंटरी और शॉक लाइक मूवमेंट्स उनमें स्टार्ट हो जाती हैं। ये ज़्यादातर हमें फ्लैपिंग हैंड्स यानी हैंड्स में मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमें यूरीमिया में जो है वो पेरिकार्डाइटिस होगी, एनसेफेलोपैथी होगी, एनोरेक्सिया, नोजिया। तो ये जो एनसेफेलोपैथी है ये हमें एस्टेरिक्सिस यानी फ्लैपिंग ट्रीमर्स ऑफ हैंड के साथ मिलेगी।
इसके बाद हम देखते हैं रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी जो है वो हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी विच इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रीनल फेलियर। तो ये एक रीनल फेलियर का कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में जो है वो हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कंसनट्रेशन इसमें कम हो जाती है। हाइपर फॉस्फेटेमिया और फॉस्फेट की कंसनट्रेशन इसमें ज़्यादा हो जाती है। फेलियर ऑफ द वाइटामिन डी हाइड्रोक्सिलेशन, वाइटामिन डी की हाइड्रोक्सिलेशन इसमें नहीं हो पा रही होती क्योंकि जो किडनी है वहाँ पे 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज होता है और वो वाइटामिन डी को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। लेकिन जब रीनल फेलियर होगा तो फिर वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो सकेगी, एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ ही हाइड्रोक्सिलेशन का लॉस भी हो जाता है। जब ये सब कुछ होगा तो फिर कैल्शियम की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो हमारी बोन्स से ब्लड में कैल्शियम को लेके आता है, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ये इसका मतलब ये है कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रही है किसी और डिजीज़ की वजह से। यहाँ पे मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से हो रही है, तो हम इसको सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहेंगे। तो अगर हम इस सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को सही से ट्रीट नहीं करेंगे और इसको पुअरली मैनेज करेंगे तो फिर ये टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तक चली जाएगी। हाई सीरम फॉस्फेट कैन बाइंड कैल्शियम, और जो फॉस्फेट है वो कैल्शियम को बाइंड कर सकता है क्योंकि इसमें फॉस्फेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो उससे जो है वो टिश्यू डिपॉजिट्स बन जाएंगे और टिश्यू डिपॉजिट्स बनने के साथ साथ इसमें सीरम का कैल्शियम मज़ीद कम हो जाएगा। उसके बाद है डिक्रीज इन 1 to 5 OH2D3, यानी कि वाइटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है जब वो डिक्रीज होगी तो इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। इट कॉजेज द सब पेरियोस्टियल थिनिंग ऑफ बोन्स। असल में रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी जो है वो बोन्स ही की डिजीज़ है, लेकिन इसका जो कॉज है वो रीनल है, इस वजह से इसको रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी कहते हैं। इसमें फ्रैक्चर्स और बोन पेन की रिस्क भी इंक्रीज हो जाती है और सब पेरियोस्टियल थिनिंग ऑफ बोन्स होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं रीनल सिस्ट डिसऑर्डर्स को। तो इसमें एक ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, और एक इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज़ है, और एक सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स इनर सिस्ट का डिफरेंस बताया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आती थी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसमें जो है वो न्यूमरस सिस्ट बनेंगे इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स एंड मेडुला में हमें बहुत सी सिस्ट नजर आएंगी, कॉजिंग बायलेटरल एंड लार्ज किडनीज है, अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द किडनी पैरेन्चाइमा। जो न्यूमरस सिस्ट हमें कॉर्टेक्स एंड मेडुला में मिलेंगी उन्होंने हमारे किडनीज को एनलार्ज कर देना है और उन्होंने अल्टीमेटली हमारे किडनी के पैरेन्चाइमा को डिस्ट्रॉय कर देना है। प्रेजेंट्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैंक पेन, फ्लैंक में पेन हो रही होगी, ब्लड आ रहा होगा, यूरिन में हीमाटोरिया, हाइपरटेंशन हो रही होगी, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर हो सकता है इन 50% ऑफ इंडिविजुअल्स। और इसकी जो रीज़न बनती है वो है मुटेशंस इन PKD1 एन्कोडिंग पॉलीसिस्टिक प्रोटीन। तो जो PKD1 है एक जीन है, उसमें मुटेशन आ जाती है और ये वाली जीन जो है ये एक प्रोटीन को एन्कोड करती है जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिन प्रोटीन। 85% ऑफ केसेस में यही हो रहा होता है और ये जो जीन है ये क्रोमोसोम 16 में प्रेजेंट होती है। PKD1 ऑन क्रोमोसोम 16 है, D1 यहाँ पे भी 1 है, 16 में भी 1 है। उसके बाद आता है PKD2, या फिर मुटेशन PKD2 में भी आ सकती है। ये चीज़ हमें 15% ऑफ पेशेंट्स में मिलेगी। इसमें क्रोमोसोम 4 है, तो PKD1 क्रोमोसोम 16 में है और PKD2 क्रोमोसोम 4 में है। इन दोनों ने पॉलीसिस्टिन प्रोटीन को एन्कोड करवाना होता है। तो अगर इनमें से किसी में भी मुटेशन आ जाती है तो पॉलीसिस्टिन प्रोटीन नहीं बनेगा और सिस्ट बननी स्टार्ट हो जाएंगी कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर, जो कि किडनी के पैरेन्चाइमा को डिस्ट्रॉय कर देंगे। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एंड हाइपरटेंशन। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन रेनिन प्रोडक्शन। हाइपरटेंशन की रीज़न ये बनती है कि इसमें रेनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। एसोसिएटेड विद द बेरी एन्यूरिज्म्स, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, बेरी एन्यूरिज्म्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जो कि सब एराक्नोइड हेमोरेज के जो है वो उसमें भी हमने पढ़ा था। मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स और मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, बिनाइन हेपेटिक सिस्ट एंड डायवर्टिकुलोसिस, ठीक है, डायवर्टिकुलोसिस इंटेस्टाइनल जो है वो उसमें हो रहा होता है, और बिनाइन हेपेटिक सिस्ट और ये लीवर की सिस्ट होती हैं।
ट्रीटमेंट इफ़ हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया डेवलप्स, और अगर इसमें हाइपरटेंशन के साथ प्रोटीनूरिया भी हो जाए तब हम एस इनहिबिटर्स और अब्स दे सकते हैं। उसके बाद आता है दी ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, मोटेशन इन PKHD1, ठीक है। इसमें PKHD1 में मोटेशन आएगी जो कि फिब्रोसिस्टिन प्रोटीन को इनकोड करती है जीन। सिस्टिक डायलेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स, तो इसमें जो कलेक्टिंग डक्ट्स है उसकी सिस्टिक डायलेशन हो जाएगी। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट थी उसमें न्यूमरस सिस्ट बन रही थी द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, लेकिन यहाँ पे जो सिस्ट हैं वो सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट्स में बन रही हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स की सिस्टिक डायलेशन करवा रही हैं। ऑफन प्रेजेंट्स इन इन्फेंसी, ये इन्फेंसी में होने वाली डिजीज़ है। एसोसिएटेड विद द कॉन्जेनिटल हिपैटिक फाइब्रोसिस, तो इसमें जो है वो हिपैटिक फाइब्रोसिस भी पहले से ही होती है। इन्फेंट्स में कॉन्जेनिटल हिपैटिक फाइब्रोसिस भी हुई होती है। सिग्निफिकेंट ओलिगोरिक रीनल फेलियर इन यूट्रो, ओलिगोरिक रीनल फेलियर यानी कि स्मॉल अमाउंट वाला जो यूरिन है वो इसमें निकलेगा, रीनल फेलियर भी साथ में हुआ होगा। ये चीज़ अगर यूट्रो में ही हो जाए तो इट कैन लीड टू द पोर्टर सीक्वेंस, पोर्टर सीक्वेंस तक ये लेकर जा सकता है। कंसर्न्स बियॉन्ड न्यूनेटल पीरियड इंक्लूड सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, तो जो न्यूनेटल पीरियड के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशेंसी और पोर्टल हाइपरटेंशन फ्रॉम द कॉन्जेनिटल हिपैटिक फाइब्रोसिस। तो इसमें जो है वो पोर्टर सीक्वेंस भी हो सकता है, कॉन्जेनिटल हिपैटिक फाइब्रोसिस के साथ ये एसोसिएटेड है और ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट्स को अफेक्ट करती है। इसके बाद आती है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़। तो इसमें जो मेडुला है वहाँ पे सिस्ट बन जाती हैं। कॉजेज ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, तो इसने ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोसिस करवा देनी है और प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशेंसी करवानी है विद इनएबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन, और इवेंचुअली ये होगा कि यूरिन जो है वो कंसनट्रेट नहीं हो सकेगा। मेडुलरी सिस्ट यूजली नॉट विजुअलाइज्ड, ये जो मेडुला के अंदर सिस्ट बनेगी वो विजुअलाइज नहीं होंगी, लेकिन हमें अल्ट्रासाउंड में किडनी जो है वो स्मॉल साइज नज़र आ रही होंगी और इसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर है। तो अगर हम देखें कि हमें कोई भी सिस्ट मेडुला के अंदर नज़र नहीं आ रही और प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशेंसी भी हो रही है और यूरिन कंसनट्रेट जो है वो नहीं हो रहा बल्कि डाइल्यूट यूरिन हमें मिल रहा है, तो और हमें कोई कोई जो है वो इमेजिंग में जो है वो कोई नुक्स नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड में किडनीज का साइज़ स्मॉल है, तो हम समझ सकते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज़ है। इसमें ऐसे में ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम की फाइब्रोसिस भी हुई होती है। उसके बाद आता है सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स रीनल सिस्ट। सिंपल सिस्ट आर फिल्ड विद अल्ट्रा फिल्ट्रेट, जो सिंपल सिस्ट होती है उनके अंदर कोई अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है। द एन इकोइक ऑन अल्ट्रासाउंड, तो ये जो है इनकी इकोस जो है वो अल्ट्रासाउंड में नहीं होती। और वेरी कॉमन एन अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ ऑल द रीनल मैसेज, ये ज़्यादा कॉमन होती हैं और बहुत से रीनल मैसेज जो हैं वो उनके लिए यही रिस्पॉन्सिबल हैं। फाउंड इंसिडेंटली एंड टिपिकली एसिम्टोमेटिक, इनकी कोई मेडिकल सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ये एक एसिम्टोमेटिक है और फाउंड भी इंसिडेंटली हो रही हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट इंक्लूडिंग दोज डेट आर सेप्टेटेड, कॉम्प्लेक्स सिस्ट वो हैं जो सेप्टेटेड होती हैं, एनहांस्ड होती हैं और हैव सॉलिड कंपोनेंट्स, उनके अंदर कोई ना कोई सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो सॉलिड कंपोनेंट्स होंगे। उनकी इमेजिंग रिक्वायर्ड फॉलोअप, उनको फॉलोअप भी चाहिए और रिमूवल भी चाहिए ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा, क्योंकि उनके अंदर रीनल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं जो एनिकोइक ऑन अल्ट्रासाउंड है इसका क्या मतलब बनता है। एनिकोइक सिस्ट, एनी सिस्ट दैट अब्जॉर्ब्स साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एन अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये कोई ऐसी सिस्ट है जो अल्ट्रासाउंड के साउंड वेव्स को अब्जॉर्ब करेगी। The cyst is described as fluid filled with regular borders, often a simple follicular cyst. The ultrasound term anechoic, that is no echoes, may be used to describe fluid, either cyst fluid or fresh fluid, fresh blood. इसका मतलब ये है कि जो सिंपल सिस्ट है वो असल में फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है और ये जो है ये अल्ट्रासाउंड के साउंड वेव्स को एब्जॉर्व करती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सी में हमें ये सिस्ट शो की भी हुई है जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं राउंड, ये जो है ये सिंपल सिस्ट है। और बी में इन्होंने हमें क्या शो किया है, इन्होंने हमें सिस्टिक डायलेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स बी में शो की हुई है जो कि हमें नज़र आती है दी ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में। और ए में इन्होंने हमें क्या शो किया है,
ए में उन्होंने न्यूमरस सिस्ट इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला शो की हुई हैं। ये कॉर्टेक्स और मेडुला में न्यूमरस सिस्ट बनी हुई है जो कि हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में मिलेंगी। इसके बाद आता है द रीनोवैस्कुलर डिजीज़। उसके बाद है ये रीनोवैस्कुलर डिजीज़, यूनिलेटरल और बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। इसमें ये होता है कि जो हमारी रीनल आर्टरी है उसकी स्टेनोसिस हो जाती है। ये यूनिलेटरल भी हो सकती है और बायलेटरल भी हो सकती है। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होने की वजह से रीनल परफ्यूजन यानी कि रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर रेनिन रिलीज़ होगा, फिर वो एंजियोटेंसिन को रिलीज़ करवाएगा और फिर हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि एंजियोटेंसिन आगे एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाता है। एल्डोस्टेरोन आगे सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवा के ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इस वजह से एंजियोटेंसिन इंक्रीज़ होने से हाइपरटेंशन लिखा हुआ है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इन अडल्ट्स, तो ये चीज़ जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इन अडल्ट्स है। अडल्ट्स में जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज बनता है वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ही है। लेकिन अब हम देखेंगे कि मेन कॉजेज ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस क्या है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस खुद किस वजह से हो रही है, तो इसमें एक तो है दी आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स, तो इसमें जो है वो आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स बन जाते हैं। अप्रॉक्सिमेट 1/3 ऑफ द रीनल आर्टरी यूजली इन दी ओल्डर मेल्स एंड स्मोकर्स, तो ये रीनल आर्टरी के अप्रॉक्सिमेट 1/3 में जो है वो आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स बन जाते हैं। ये चीज़ हमें ओल्डर मेल्स में और स्मोकर्स में मिलती है। फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लासिया, फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लासिया में जो है वो डिस्टल 2/3 ऑफ द रीनल आर्टरी द सेगमेंटल ब्रांचेस, ये डिस्टल 2/3 ऑफ रीनल आर्टरी में या फिर उसकी सेगमेंटल ब्रांचेस में बंद होता है। एंड यूजली यंग और द मिडल एज फीमेल्स, और ये यंग और मिडल एज फीमेल्स को अफेक्ट कर रहा है। फॉर यूनिलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, fibromuscular dysplasia is a condition that causes narrowing, that is stenosis, and enlargement, that is aneurysm of the medium-sized arteries in your body. इनमें क्या होता है कि नैरोइंग हो रही होती है और इसमें enlargement हो रही होती है of the medium-sized arteries in your body. Narrowed arteries can reduce blood flow and affect the function of your organ. तो फिर जो narrowed arteries होंगी वो हमारे blood flow को affect करेंगी, function of organs को affect करेंगी. Fibromuscular dysplasia appears most commonly in the arteries related to the kidneys and brain. किडनीज और ब्रेन को लीड करने वाली आर्टरीज में ये चीज़ मोस्ट कॉमनली देखी गई है, और यही जो है ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की भी वजह बनती है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमें शो किया हुआ है कि फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लासिया रीनल आर्टरी किस तरह से होगी। नॉर्मल रीनल आर्टरी और उसके बाद ये एओर्टा है, वहाँ से नॉर्मल रीनल आर्टरी है। तो इस आर्टरी की जो आर्टीरियल वॉल्स है वो थिकंड हो गई हैं और इसमें स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स बन गई हैं स्टेनोसिस होने की वजह से। स्टेनोसिस होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स अपीयरेंस जो है वो फिब्रोमस्कुलर डिस्प्लासिया में हमें नज़र आ रही है। फॉर यूनिलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस अफेक्टेड किडनी कैन एट्रोफी, तो जो अफेक्टेड किडनी होगा उसकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। एसिमेट्रिक किडनी साइज, इसकी वजह से जो उसका साइज़ है वो एसिमेट्रिक हो जाएगा। रीनल वीनस सैम्पलिंग विल शो द इंक्रीज रेनिन इन द अफेक्टेड किडनी, और जब हम रीनल वीनस सैम्पलिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो अफेक्टेड किडनी है उसका सिर्फ साइज़ कम नहीं हुआ और उसकी सिर्फ एट्रोफी नहीं हुई, बल्कि उसका जो है वो रेनिन भी कम हो गया, रेनिन की कंसनट्रेशन भी इसमें कम हो जाएगी, और डिक्रीज रेनिन की कंसनट्रेशन अफेक्टेड किडनी में ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो जो है वो ठीक से नहीं पहुंच रहा, तो इस वजह से रेनिन की सेक्रीजन ज़्यादा होगी अफेक्टेड किडनी में, और अनअफेक्टेड किडनी में रेनिन की कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फॉर बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, अगर दोनों ही रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की जो है वो दोनों किडनीज में पहुंचने वाली रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो गई है, तो पेशेंट्स कैन हैव अ सडन राइजिंग क्रेटेनाइन, तो पेशेंट्स का जो है वो क्रेटेनाइन में सडन राइज आ जाएगा आफ्टर स्टार्टिंग एस इनहिबिटर या फिर आब्स या फिर कोई भी रेनिन इनहिबिटर लेने की वजह से, क्योंकि ये जो एस इनहिबिटर्स और आब्स और रेनिन इनहिबिटर्स हैं इन्होंने हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम मीडिएटेड रीनल परफ्यूजन के साथ इंटरफेरेंस करनी होती है, तो इन्होंने हमारे रेनिन और इन चीज़ों को कम कर देना है, जिसकी वजह से क्रेटिनाइन लेवल्स एकदम से ज़्यादा होगा जब हम एस इनहिबिटर और आब्स और इस तरह की मेडिसिन लेंगे। कैन प्रेजेंट विद द सीवर रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, इसमें बहुत ही सीवर और रिफ्रैक्टरी किस्म की हाइपरटेंशन होगी। फ्लैश पल्मोनरी एडीमा, एपिगैस्ट्रिक एंड फ्लैंक ब्रोइट, एपिगैस्ट्रिक या फिर फ्लैंक ब्रोइट हो रही होगी। ब्रोइट होती है एक वाइब्रेशन सी होती है जब हम स्टमक को या एपिगैस्ट्रिक जब हम स्टमक को जो है वो थोड़ा सा टैप करेंगे,
Patients with renal artery stenosis may also have stenosis in the other large vessels. उनकी जो स्टेनोसिस है वो अदर लार्ज वेजल्स में भी हो सकती है। अब इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल 1/3 और डिस्टल 2/3 जो है वो रीनल आर्टरी उन्होंने शो की हुई है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है वो किडनी शो किया हुआ है। किडनी में वो कह रहे हैं कि स्कीमिया हो गया, अगर स्टेनोसिस होगी तो स्कीमिया हो गया। फिर रेनिन रिलीज़ हुआ, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ। एंजियोटेंसिन 2 ने फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के हाइपरटेंशन करवा दी। दूसरा एंजियोटेंसिन ने एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाना है और एल्डोस्टेरोन ने सोडियम रिटेंशन करनी है, तो उससे भी हाइपरटेंशन हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा की तरफ। रीनल सेल कार्सिनोमा में है द पॉलीगोनल क्लियर सेल्स। तो ए में शो किए हुए हैं उन्होंने हमें कुछ पॉलीगोनल हैं और क्लियर सेल्स हैं। क्लियर सेल्स इस तरह से हैं कि ये वाइट हैं और इनकी मार्जिन जो हैं वो पर्पल कलर की हैं और इसमें जो है वो न्यूक्लाई भी नज़र आ रहे हैं। तो ये क्लियर सेल्स हैं। These are filled with the accumulated lipids and carbohydrate। तो ये जो क्लियर सेल्स हैं इनके अंदर accumulated lipids and carbohydrates होंगे, often golden yellow due to the lipid content। और ये हमें गोल्डन येलो भी नज़र आ सकते हैं क्योंकि इनके अंदर लिपिड कंटेंट होता है। ये दूसरे बी वाले में उन्होंने हमें कुछ ये ब्लैक से शो किए हुए हैं डिफरेंट, ये गोल्डन येलो कलर के हैं। तो ये असल में रीनल सेल कार्सिनोमास हैं। ये ग्रॉसली हमें इस तरह के नज़र आएंगे। तो एक तरफ उन्होंने हमें माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस सिखाई हुई है, उन्होंने हमें ग्रॉस अपीयरेंस सिखाई हुई है। तो ग्रॉस में ही हमें गोल्डन येलो नज़र आएंगे ड्यू टू द इंक्रीज इन लिपिड कंटेंट की वजह से। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद इन्होंने रीनल वेन को जो है वो इन्वेट कर देना है। मे डेवलप वेरिकोसील इफ लेफ्ट साइडेड, अगर इन्होंने लेफ्ट साइडेड रीनल वेन को अफेक्ट कर दिया तो वेरिकोसील हो जाएगी। उसके बाद रीनल वेन के बाद ये इन्फीरियर वेना केवा को अफेक्ट करेंगे, वहाँ से फिर इनका हीमाटोजेनस स्प्रेड स्टार्ट होगा। तो ये मेटास्टासाइज कर जाएंगे टू द लंग्स एंड बोन। मैनिफेस्ट विद द फ्लैंक पेन, पैल्पेबल मैस एंड हीमाटोरिया। ये क्लासिक ट्रायड है जो रीनल सेल कार्सिनोमा में हमें मिलेगा कि फ्लैंक पेन भी हो रही है, मैस भी है और हीमाटोरिया भी है। एज वेल एस अनीमिया भी इसमें होगा, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होगा जो कि लेस कॉमनली होता है, फीवर और वेट लॉस भी इसमें होगा। ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं सर्जरी यानी कि अब्लेजन फॉर द लोकलाइज्ड डिजीज़, यानी कि हम इसकी सर्जरी या अब्लेजन करके इसको रिमूव कर दें। इम्यूनोथेरेपी भी कर सकते हैं जैसे ipilimumab और द टारगेटेड थेरेपी फॉर द मेटास्टैटिक डिजीज़। इम्यूनोथेरेपी में हम डिफरेंट एंटीबॉडीज़ को भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो सारा कुछ इसकी ट्रीटमेंट है ये रियली क्यूरेटिव है। रेजिस्टेंट टू रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, और रेडिएशन और कीमोथेरेपी के अगेंस्ट भी ये रेजिस्टेंट है, यानी उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी रीनल मैलिग्नेंसी। प्राइमरी रीनल मैलिग्नेंसी में ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन इन मेल्स ऑफ 50 to 70 ईयर्स ओल्ड। इंक्रीज इंसिडेंस विद टोबैको स्मोकिंग एंड ओबेसिटी। टोबैको स्मोकिंग और ओबेसिटी के साथ हो रहा होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है, 50 to 70 ईयर्स ओल्ड में होता है। एसोसिएटेड विद द पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, इक्टोपिक एरिथ्रोपोइटिन, ACTH और रेनिन। पियर के नाम से इसको याद रख सकते हैं। क्लियर सेल जो है वो इसके मोस्ट कॉमन सब टाइप है, एसोसिएटेड विद द जीन डिलीजन ऑन द क्रोमोसोम 3। तो क्लियर सेल जो है वो इसके मोस्ट कॉमन सब टाइप है और उसमें जो है वो क्रोमोसोम 3 पे जीन की डिलीजन हुई होती है। स्पोरेडिक और इनहेरिटेड एज वॉन हिप्पल एंडाउड सिंड्रोम, ठीक है। तो ये अगर इनहेरिटेड फॉर्म में आए तो ये वॉन हिप्पल एंडाउड सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है रीनल सेल कार्सिनोमा, जो हमने न्यूरोलॉजी में भी पढ़ा था। तो RCC यानी रीनल सेल कार्सिनोमा 3 लेटर्स हैं, क्रोमोसोम 3 पे है, ठीक है, और एसोसिएटेड विद द वॉन हिप्पल एंडाउड डिजीज़ वो भी 3 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें ए में तो शो किए हुए थे क्लियर सेल्स, पॉलीगोनल क्लियर सेल्स। फिर बी में इन्होंने हमें शो किए हुए थे ये येलो और ऑरेंज डिपॉजिट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लिपिड कंटेंट। और सी में इन्होंने हमें शो किया हुआ है मोस्ट कॉमन प्राइमरी रीनल मैलिग्नेंसी। इन्होंने हमें किडनीज के अंदर जो है वो एक ग्रे सा एरिया शो किया हुआ है जो किडनीज के लोअर लॉब में हमें नज़र आ रहा है। तो ये असल में जो है वो रीनल सेल कार्सिनोमा है जो कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी रीनल मैलिग्नेंसी है।
इसके बाद आता है द रीनल ओंकोसाइटोमा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीनल ओंकोसाइटोमा। दिस इज द बिनाइन एपिथेलियल सेल ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स। ये कलेक्टिंग डक्ट्स में होने वाला एक बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। एरर्स इन ए पॉइंट टू द वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस विद द सेंट्रल स्कार। तो यहाँ पे उन्होंने एक हमें वेल सर्कमस्क्राइब्ड जो है वो मैच शो किया हुआ है और इसके सेंटर में एक वाइट कलर का स्कार है। लार्ज योसिनोफिलिक सेल्स विद अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें योसिनोफिलिक सेल्स होते हैं लार्ज और उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है विदाउट पेरीन्यूक्लियर क्लियरिंग, और उनके अंदर पेरीन्यूक्लियर क्लियरिंग नहीं होती, ठीक है। वर्सेस क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा, और इसके उलट जो है वो रीनल सेल कार्सिनोमा होते हैं। प्रेजेंट्स विद द पेनलेस हिमाटोरिया, फ्लैंक पेन एंड द एब्डोमिनल मैस। तो इसमें भी वही वाला ट्राइड पूरा हो रहा होगा जो रीनल सेल कार्सिनोमा में था। फ्लैंक पेन है, हीमाटोरिया है और एब्डोमिनल मैस है। ऑफन रिसेक्टेड टू एक्सक्लूड मैलिग्नेंसी। हम इसको रिसेक्ट करते हैं ताकि हम मैलिग्नेंसी को एक्सक्लूड कर सकें, दैट इज रीनल सेल कार्सिनोमा। तो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में हमें शो किया हुआ है कि ओंकोसाइटोमा किस तरह का होगा और बैकग्राउंड टब्यूल्स। जो ओंकोसाइटोमा ने बैकग्राउंड टब्यूल्स को बिल्कुल पूरी तरह से कवर किया हुआ है, टब्यूल्स हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पे लार्ज योसिनोफिलिक सेल्स हैं जिन्होंने उनको कवर किया हुआ है, उनके अंदर अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया है और पेरीन्यूक्लियर क्लियरिंग जो है वो वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि पेरीन्यूक्लियर क्लियरिंग क्या होती है, जैसे द इरेगुलरिटी ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटोर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंटोर है उसकी रेगुलरिटी हुई होती है। क्रिएटिंग अ रिंकल्ड और द रेजिनॉइड अपेयरेंस। तो रिंकल्ड और रेजिनॉइड अपेयरेंस जो है वो पेरीन्यूक्लियर क्लियरिंग में हुई होती है। अ डार्कर द नॉर्मल स्टेनिंग पैटर्न इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो एक एरिया होगा वो डार्कर होगा दैन द नॉर्मल स्टेनिंग पैटर्न। दिस इज नाउन एज द हाइपर क्रोमासिया। तो उसको हम हाइपर क्रोमेसिया भी कहते हैं। अ क्लियर एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अराउंड एक क्लियर एरिया होगा जिसको हम कहेंगे पेरीन्यूक्लियर हालो, और द पेरीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलाइजेशन, उसको हम कहेंगे पेरीन्यूक्लियर हालो, द पेरीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलाइजेशन। तो पेरीन्यूक्लियर जो क्लियरिंग है वो समय इरेगुलरिटी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से एक रिंकल्ड और रेजिनॉइड अपीयरेंस जो है वो बनती है और वो उसमें नहीं होगी। यानी कि न्यूक्लियर के करीब एक क्लियर एरिया होगा, वो इसमें नहीं होगा, जिसको हम पेरीन्यूक्लियर हालो भी कहते हैं। तो इस डायग्राम में भी हम देखते हैं कि इसमें लार्ज योसिनोफिलिक सेल्स हैं और इसमें कोई पेरीन्यूक्लियर क्लियरिंग नहीं है, यानी कि जो न्यूक्लाई होते हैं उनके इर्द गिर्द एक वाइट सा एरिया होता है अक्सर ही, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वाइट एरिया भी नहीं होगा। और इसमें जो है वो जो इसके अलावा इसमें अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। उसके बाद आता है द नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा इज आल्सो कॉल्ड द विलियम्स ट्यूमर। इसको विलियम्स ट्यूमर भी कहते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन रीनल मैलिग्नेंसी ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड एज 2 to 4। चिल्ड्रन में जो सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर पाया जाता है वो नेफ्रोब्लास्टोमा यानी विलियम्स ट्यूमर है, जबकि अडल्ट्स में रीनल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। इट कंटेन्स एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर जो है वो एम्ब्रियोनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। मोस्ट ऑफन प्रेजेंट विद अ लार्ज पैल्पेबल यूनिलेटरल फ्लैंक मैस। तो इसमें एक लार्ज पैल्पेबल फ्लैंक मैस मिलेगा, ठीक है, और हिमाटोरिया भी मिलेगा एंड पॉसिबल हाइपरटेंशन भी इसमें मिलेगी। अगर हम देखें कि चिल्ड्रन के अंदर हाइपरटेंशन हुई है, साथ में एक फ्लैंक मैस भी है और साथ में हिमाटोरिया है, तो वो विलियम्स ट्यूमर की तरफ इशारा है। कैन बी एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ फंक्शन मुटेशन ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में लॉस ऑफ फंक्शन मुटेशन हो रही होती हैं, दो जीन जिसमें इन्वॉल्व हैं WT1 और WT2, और ये दोनों जीन्स जो हैं ये क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट होती हैं। मे बी द पार्ट ऑफ सेवरल सिंड्रोम्स का ये पार्ट हो सकता है। उसमें एक WAGR कॉम्प्लेक्स है, एक डेनाइस ड्रैश सिंड्रोम है और एक बैकविद वाइडमैन सिंड्रोम है। WDB यानी कि WAGR कॉम्प्लेक्स है, एक डेनाइस ड्रैश सिंड्रोम है, एक बैकविद वाइडमैन सिंड्रोम। WAGR कॉम्प्लेक्स में विलियम्स ट्यूमर होगा, साथ में एनिरीडिया होगा यानी एब्सेंस ऑफ आइरिस यानी आइज़ की प्रॉब्लम होगी, जेनिटो यूरिनरी मालफॉर्मेशंस होंगी और रेंज ऑफ डेवलपमेंटल डिले होगा। इसमें मुटेशन जो है वो WT1 में आएगी, उसकी डिलीजन हुई होगी, WT1 डिलीजन। डेनाइस ड्रैश सिंड्रोम में विलियम्स ट्यूमर होगा, साथ में मसिंजियल की
डिफ्यूज स्क्लेरोसिस हुई होगी, अर्ली ऑनसेट नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसकी वजह से हो रहा होगा, और डिसजेनेसिस ऑफ गोनाड्स। तो इसमें डी डिनाइज डैश में भी डी है, तो इसमें भी 2 दफ़ा डी, डिफ्यूज मैसेंजर स्क्लेरोसिस और डिसजेनेसिस ऑफ गोनाड्स यानी कि मेल हर्स्यूडो हर्मैफ्रोडिटिज्म, और इसमें भी WT1 की मुटेशन है। बैकविद वाइडमैन सिंड्रोम में विलियम्स ट्यूमर है, मैक्रोक्लोसिया है यानी कि जो ऑर्गेनोमेगली या ऑर्गन्स इनलार्ज हुए होंगे, और हेमी हाइपरप्लाजिया, तो इसमें ही होता है कि बॉडी की एक साइड या किसी भी ऑर्गन का कोई पार्ट जो है वो एक पूरी साइड उसकी जो है वो एनलार्ज हुई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर साइड। एसोसिएटेड विद WT2 मुटेशन है, इसमें WT2 की मुटेशन होती है, और ओम्फेलोसील भी इसमें हो सकती है। ओम्फेलोसील एक बर्थ डिफेक्ट है जो एब्डोमिनल वॉल में आता है, जिसकी वजह से हमारे जो बेली बटन है वहाँ से सारी इंटेस्टीन्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो बाहर आ रहे होते हैं ओम्फेलोसील में। इसके बाद आता है द यूरोथीलियल कार्सिनोमा ऑफ दी ब्लैडर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, इसको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, ये यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। कैन अकर इन द रीनल गैलेक्सीज, रीनल पेल्विस, यूरेटर्स एंड ब्लैडर, तो ये रीनल गैलेक्सीज में और रीनल पेल्विस में, यूरेटर और ब्लैडर इन सारे स्ट्रक्चर्स में हो सकता है। कैन बी सजेस्टेड बाय द पेनलेस हिमातोरिया, अगर पेनलेस हिमातोरिया है तो इससे भी ये सजेस्ट हो रहा होता है। एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम्स इन योर, अच्छा ये याद रखने के लिए बताया है कि फेनेस्टिन, टोबैको स्मोकिंग और एरोमेटिक अमाइंस विच आर फाउंड इन डाइज द साइक्लोफॉस्फामाइड, इन सारी चीज़ों से ये हो रहा होता है। इसको हम कैप्स के नाम से भी याद रख सकते हैं, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, एरोमेटिक अमाइंस विच आर फाउंड इन डाइज एंड फेनेस्टिंग और टोबैको स्मोकिंग इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसमें पेनलेस हिमातोरिया हो रहा होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हिस्टोलॉजी जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। इसमें जो है वो डिस्प्लास्टिक यूरोथीलियम हमें नज़र आ रही है, और फिब्रोमस्कुलर कोर इन द पेपलरी ट्यूमर, तो ये जो पिंक कलर का बना हुआ है ये फिब्रोमस्कुलर कोर है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो डिस्प्लास्टिक यूरोथीलियम है। तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल ही प्रोमिनेंट हैं, और इसके जो डायग्राम यहाँ पे ए में शो की हुई है वो भी इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो डिफरेंट रीनल कैलेसिस, रीनल पेल्विस, यूरेटर्स और ब्लैडर तक हो सकती है। वैसे ये ब्लैडर का ट्यूमर है पर दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी हो सकता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर, ये ब्लैडर का एक और ट्यूमर है। इसने जो है वो क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो इसने क्या होगा कि क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो रही होगी, जिसकी वजह से स्क्वामस मेटाप्लाजिया हो जाएगा। तो पहले स्क्वामस मेटाप्लाजिया होगा, फिर डिस्प्लाजिया एंड द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो पहले जो ब्लैडर है उसकी क्रॉनिक इरिटेशन हो रही होगी, उसके बाद उसका मेटाप्लाजिया हो जाएगा, फिर डिस्प्लाजिया हो जाएगा, फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो जाएगा। इसके जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें 4 ऐसा आते हैं, सिस्टोसोमा हिमाटोबियम इन्फेक्शन विच इज़ इन मिडल ईस्ट, क्रॉनिक सिस्टाइटिस, स्मोकिंग और क्रॉनिक नेफ्रोलिथियासिस यानी स्टोन्स, ठीक है, क्रॉनिक स्टोन्स, स्मोकिंग और सिस्टोसोमा हिमाटोबियम इन्फेक्शन और एक क्रॉनिक सिस्टाइटिस। इट प्रेजेंट्स विद द पेनलेस हिमातोरिया, नो कास्ट, इसकी प्रेजेंटेशन भी ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा की तरह ही है, पेनलेस हिमातोरिया है और कोई कास्ट इसमें नहीं होंगी। इसके बाद आता है द रीनल का फार्माकोलॉजी वाला सेक्शन, जो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो हम 6 से 30 पेज तक हम इसको कवर करते हैं।